जब नर्वस टिश्यू का छोटा सा सेक्शन लिया और उसे स्टडी किया तो पता चला कि इस नर्वस सिस्टम में दो टाइप की सेल है। तो जब भी बोले कि न्यूरॉन के कितने पार्ट है, आप कहोगे 3, डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सोन। डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सोन। तो अब बताओ कि न्यूरोग्लियल सेल एंड इन न्यूरॉन को मैं स्टडी करूं तो इनमें खास बात क्या पता चलेगी। अब जब भी पूछे बताओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज से मिलकर बना होता है, बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो है ब्रेन एंड दूसरी है स्पाइनल कोड। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सारी की सारी बच्चा पार्टी एकदम खुश होगी, स्वस्थ होगी और जबरदस्त पढ़ाई कर रही होगी। तो दोस्तों, मैं सुनील कुमार यादव आपका स्काई सर हाजिर हूं इस फिजिक्स वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर लेकर एक बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर हमारी इस माइंड मैप सीरीज में, और चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर की बिल्कुल धुलाई करने वाले हैं और इसके हर एक कंसेप्ट को अपन समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सीट बेल्ट लगा लीजिए और अपन झांकी जमाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमारे शरीर से नर्वस टिश्यू का एक छोटा सा सेक्शन लिया, ये न्यूरल टिश्यू का एक छोटा सा सेक्शन लिया। जब नर्वस टिश्यू का छोटा सा सेक्शन लिया और उसे स्टडी किया तो पता चला कि इस नर्वस सिस्टम में दो टाइप की सेल है। नर्वस सिस्टम में कितने टाइप की सेल है? दो टाइप की सेल है। एक सेल को अपन बोलते हैं न्यूरॉन एंड दूसरी सेल को बोलते हैं न्यूरल गिलियल सेल। दूसरी को बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल। मतलब नर्वस सिस्टम कितने टाइप की सेल से बना? दो टाइप की सेल से। एक मेरे पास है न्यूरॉन और दूसरी मेरे पास है न्यूरोग्लियल सेल। इन दो टाइप की सेल से बना है नर्वस सिस्टम। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये बड़ी वाली जो सेल दिखाई दे रही है, इस बड़ी वाली सेल को अपन बोलते हैं न्यूरॉन। बड़ी वाली सेल को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। बड़ी वाली सेल को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? न्यूरॉन बोलते हैं। और इस न्यूरॉन के तीन पार्ट है। ये ब्लू कलर वाला पार्ट जो था इसे अपन ने बोला डेंड्राइट, ये येलो कलर वाला था इसको बोल दिया साइटोन या बॉडी, और ये न्यूरॉन का सबसे लंबा पार्ट है इसे बोल दिया एक्सोन। तो जब भी बोले कि न्यूरॉन के कितने पार्ट है, आप कहोगे 3, डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सोन। डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सोन, ये तीन पार्ट किसके हैं? ये तीनों के तीनों पार्ट न्यूरॉन के हैं। चले भैया, अब न्यूरॉन के आजू बाजू में आपको ये बहुत सारी रेड कलर की सेल्स दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही? बोला हाँ भैया, ये जो बहुत सारी रेड कलर की सेल्स दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली में इन्हीं सेल्स को हमने बोला न्यूरोग्लियल सेल्स। इन्हीं सेल्स को हमने बोला न्यूरोग्लियल सेल्स। ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो है, इनकी संख्या न्यूरॉन की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा है। मैं सीधी लैंग्वेज में कहूं तो हमारे नर्वस सिस्टम का, नर्वस टिश्यू का मोर देन 50% पार्ट जो है वो कौन सी सेल बनाती है? न्यूरोग्लियल सेल बनाती है। कौन सी सेल बनाती है? न्यूरोग्लियल सेल बनाती है। अब सवाल था, सर ये न्यूरॉन जो है ये अपने पास नर्वस सिस्टम की सेल है? मैंने कहा हाँ, ये न्यूरोग्लियल जो है ये भी अपने पास नर्वस सिस्टम की सेल है। आपने बोला ज्यादा कौन पार्ट बनाती है? मोर देन 50% पार्ट जो है वो कौन बनाती है? न्यूरोग्लियल सेल बनाती है। तो अब बताओ कि न्यूरोग्लियल सेल एंड इन न्यूरॉन को मैं स्टडी करूं तो इनमें खास बात क्या पता चलेगी। बेटा इन दोनों ही सेल को स्टडी करा तो पता चला कि ये न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन जो है इनमें डिवीजन की एबिलिटी एब्सेंट होती है। मतलब ये डिवीजन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इनमें सेंट्रियोल्स नहीं मिलते। न्यूरॉन में सेंट्रियोल्स नहीं मिलते, जबकि न्यूरोग्लियल सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। मतलब ये डिवीजन कर सकती है क्योंकि इनमें सेंट्रियोल्स होते हैं। पहली बात। दूसरी बड़ी बात, न्यूरॉन जो थी वो एक खास सेल थी। ये बाहर से आने वाले किसी भी स्टिमुलस को, बाहर से आने वाले किसी भी सिग्नल को, एनवायरनमेंट में होने वाले किसी भी चेंज को ये डिटेक्ट कर सकती थी, उसे रिसीव कर सकती थी एंड उसे ट्रांसमिट कर सकती थी। तो जब भी हमने न्यूरॉन से कहा कि न्यूरॉन बता तू खास क्यों है, तो बोला आई कैन डिटेक्ट स्टिमुलस, आई कैन रिसीव स्टिमुलस एंड आई कैन ट्रांसमिट स्टिमुलस। ये काम कौन कर सकती थी? न्यूरॉन कर सकती थी। लेकिन ये जो अपन ने सारे के सारे काम बताए जो न्यूरॉन कर सकती थी, ये काम अपने पास न्यूरोग्लियल सेल नहीं कर सकती थी। मतलब न्यूरोग्लियल सेल ना तो किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकती थी, ना उसको रिसीव कर सकती थी और ना ही उसे ट्रांसमिट कर सकती थी। इसलिए मैंने बोला कि न्यूरोग्लियल सेल जो थी उसमें एक्साइटेबिलिटी वाला कैरेक्टर भी नहीं था और कंडक्टिविटी वाला कैरेक्टर भी नहीं था। किसमें? न्यूरोग्लियल सेल में।
अगली बात, सर न्यूरॉन की खास बात क्या थी? खास बात तो यही थी कि ये स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकती है, रिसीव कर सकती है एंड उसे ट्रांसमिट कर सकती है। इसीलिए हमने बोला कि शरीर में इंफॉर्मेशन को लेके जाने का काम कौन कर लेती है? न्यूरॉन। और बॉडी के पेरिफेरल ऑर्गन और मैं कहूं सेंसरी ऑर्गन से सूचनाओं को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाने का काम कौन कर लेती है? न्यूरॉन कर लेती है। तो हमने कहा नर्वस सिस्टम जो था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में सूचना भेजता है, इंफॉर्मेशन भेजता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेके भी जा सकती है न्यूरॉन, और पेरिफेरल ऑर्गन कहां लेके जाएगी? पेरिफेरल ऑर्गन तक लेके भी जा सकती है। और हमने बोला सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ भी सकती है। तो हमने बोला कम्युनिकेशन जो करने का जरिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो क्या था? न्यूरॉन। और इन न्यूरॉन को ही बोलते हैं नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्यों? क्योंकि इनमें ये स्पेसिफिक करैक्टर पाया जाता है, दैट इज डिटेक्ट करना स्टिमुलस को, रिसीव करना एंड ट्रांसमिट करना। चले भैया, सवाल था सर, ठीक है, लेकिन गुरुजी ये न्यूरोग्लियल सेल्स, इनमें बिचारी में डिवीजन की एबिलिटी तो होती है, लेकिन ना तो ये एक्साइटेबिलिटी शो करती है ना कंडक्टिविटी शो करती है। इनका क्या काम था? आप देखो ये न्यूरोग्लियल सेल जो है ये तो हमारे देश के पीएम की तरह हो गया, और उसके चारों तरफ देखो ये Z+ सिक्योरिटी के कमांडोज है। लगे कि नहीं लगे? हाँ, तो ये न्यूरोग्लियल सेल जो है ये भी ऐसी ही सेल थी जिनका काम था इन न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना, इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसका काम है? न्यूरोग्लियल सेल्स का। तो मैं कहूं ये तो न्यूरॉन के अराउंड प्रेजेंट वो कमांडोज है जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सवाल था सर आप किसी न्यूरोग्लियल सेल का एग्जांपल बता सकते हैं? यस, हमारे शरीर में कई सारी अलग अलग प्रकार की है, लाइक स्वान सेल रही, ओलिगोडेंड्रोसाइट रही, एस्ट्रोसाइट्स रही। ये अपने पास हमने कुछ एग्जांपल लिए किसके? न्यूरोग्लियल सेल के। अब बात ये थी कि इस चैप्टर में हमें मेनली डिटेल में बात किसके बारे में करनी है? न्यूरॉन के बारे में। तो चलिए हम यहीं पे कहानी शुरू करते हैं। हमने यहां से इस न्यूरॉन को निकाला और उस न्यूरॉन के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि न्यूरॉन को हमने नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला है। तो एग्जैक्टली में ह्यूमन बीइंग का ये नर्वस सिस्टम है, इसके कितने पार्ट है? बड़े ध्यान से देखना बच्चे। ह्यूमन बीइंग में जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को हमने कह दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पार्ट को हमने क्या कह दिया? हमने बोला एक पार्ट को बोल दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे पार्ट को बोल दिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग के नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट? दो पार्ट। एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला। अब जब भी पूछे बताओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज से मिलकर बना होता है? बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो है ब्रेन एंड दूसरी है स्पाइनल कोड। एक तो है ब्रेन एंड दूसरी है स्पाइनल कोड, इन्हीं से मिलकर बनता है। वो बनता है कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब याद रखना ब्रेन जो है उससे टोटल मिला के 12 पेयर्स न्यूरॉन निकलती है। कितने पेयर्स? 12 पेयर्स न्यूरॉन निकलती है, जिन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। जबकि स्पाइनल कोड है उससे 31 पेयर्स नर्व निकलती है। कितनी निकलती है? 31 पेयर्स नर्व निकलती है, जिन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व। अब ध्यान रखना ये स्पाइनल नर्व जितनी भी है ये सारी की सारी जो मेरे पास है वो मिक्स टाइप की है। ये सारी की सारी मिक्स्ड टाइप की न्यूरॉन है। मतलब ये न्यूरॉन जो है ये सेंसरी ऑर्गन से सूचना को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी लेके आ सकती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचना को पेरिफेरल ऑर्गन में भी लेके जा सकती है। लाने और ले जाने का दोनों काम कर सकती है। कौन सी? मिक्स्ड न्यूरॉन। नेक्स्ट, जबकि ब्रेन से निकलने वाली जो 12 पेयर ये न्यूरॉन्स है बेटा, इनमें कुछ होती है सेंसरी, कुछ अपने पास होती है सेंसरी, कुछ अपने पास होती है मोटर और कुछ अपने पास होती है मिक्स्ड।
हमने बोला कुछ होती है सेंसरी, कुछ होती है मोटर और कुछ क्या होती है मिक्स्ड। मतलब कुछ न्यूरॉन तो है सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करती है, सेंसरी ऑर्गन से सूचना को सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आती है, बस और कोई काम नहीं करेगी। मोटर न्यूरॉन वो है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचना को पेरिफेरल ऑर्गन और इफेक्टरी ऑर्गन तक लेकर जाती है, सीएनएस से सूचना लेके जाने का काम करेगी, कौन सी, मोटर। और मिक्स्ड वाली वो जो दोनों ही काम कर दे। तो ध्यान रखना, ब्रेन से जो निकलती है क्रेनियल नर्व वो तो सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकती है, लेकिन स्पाइनल कोड से जो स्पाइनल नर्व निकलती है वो केवल और केवल कैसी होती है, मिक्स्ड। चले भैया, ये कहानी किसकी थी, ये कहानी थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब इसका दूसरा जो पार्ट था नर्वस सिस्टम का वो मेरे पास है मेरे दोस्त, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब भी कोई कहे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना, बेटा ब्रेन से जो 12 जोड़ी न्यूरॉन बाहर निकल के आ रही थी और स्पाइनल कोड से ये 31 पेयर न्यूरॉन जो बाहर निकल के आ रही थी, एग्जैक्टली में यही न्यूरॉन मिलके फॉर्मेशन करती है किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो जब भी बोले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना, तो आप कहोगे ब्रेन से बाहर निकलने वाली न्यूरॉन प्लस स्पाइनल कोड से बाहर निकलने वाली न्यूरॉन, मतलब 12 जोड़ी तो ये और 31 पेयर ये मिलके किसका फॉर्मेशन करती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक पार्ट को बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, कौन सा नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और दूसरे को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कौन सा नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सवाल था सर दोनों में क्या अंतर था, हमने बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ये जो न्यूरॉन है, अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ये न्यूरॉन है, दैट इज ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को बॉडी के ऑर्गन, हमारे इंटरनल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन को लेके जाना है, स्मूथ मसल्स को लेके जाना है या हार्ट की मसल्स को लेके जाना है, तो मैं कहूं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को, इंपल्स को विसरल ऑर्गन्स के पास, स्मूथ मसल्स के पास या कार्डियक मसल्स के पास लेके जाता है, उसे बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अगर मैंने कहा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करके चले, तो याद रखना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचना को, इंफॉर्मेशन को स्केलेटल मसल्स के पास, वॉलेंट्री मसल्स के पास लेके जाता है, तो उसे बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। चले भैया, अब ध्यान से सुनो बच्चे, अपने पास ये जो हमने बात किया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट, दो पार्ट, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन अगर किसी ऑर्गन के पास जाती है तो जनरली, आई रिपीट जनरली, वो उस ऑर्गन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करती है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है। तो हमने बोला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, बॉडी ऑर्गन्स की एक्टिविटी को जनरली बढ़ाने का काम करता है, और अगर पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कोई न्यूरॉन किसी ऑर्गन में जाएगी तो वो उस ऑर्गन की एक्टिविटी को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। इसलिए हमने बोला कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बॉडी ऑर्गन्स की एक्टिविटी को क्या करता है, सप्रेस करता है। तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी माता ने एक बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत सी लाइन लिख रखी है। क्या लिख रखी है, एनसीईआरटी माता ने एक टर्म यूज कर रखी है, विसरल नर्वस सिस्टम। कहीं पे लिखा मिल जाएगा विसरल नर्वस सिस्टम। ध्यान रखना बेटा, ये विसरल नर्वस सिस्टम वो है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचना को, इंफॉर्मेशन को कहां लेके जाता है, इन विसरल ऑर्गन्स के पास लेके जाता है। मतलब ये किसका भाग हुआ, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो ध्यान रखना, जब भी बोले विसरल नर्वस सिस्टम तो याद रखना पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अपन बोलते हैं पीएनएस। क्या बोलते हैं, पीएनएस। चले भैया, ये हमने बात कर ली, वो बात कर ली आपके सामने टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में।
अब हमने बोला नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। अब इस चैप्टर में जितनी भी कहानी एनसीईआरटी माता ने सुनाई है वो सारी की सारी इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन के बारे में बताई है। किसके बारे में बताई है? इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन के बारे में बताई है। चलो मैं आगे, बड़े ध्यान से देखो। हमने इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से एक न्यूरॉन निकाली और उस न्यूरॉन को आपके सामने बना दिया। थोड़ी देर पहले हमने एक बात बोली थी कि अगर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़े तो न्यूरॉन के कितने पार्ट है? बोला न्यूरॉन के सर 3 पार्ट है। न्यूरॉन का पहला पार्ट है डेंड्राइट, न्यूरॉन का दूसरा पार्ट है साइटोन और न्यूरॉन का तीसरा पार्ट है एक्सोन। एक न्यूरॉन के 3 पार्ट है। बोला हाँ सर, ये तीनों पार्ट कैसे काम करते हैं? बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला सबसे पहले हमने बात की डेंड्राइट के बारे में। किसके बारे में बात करी? डेंड्राइट के बारे में बात करी। बच्चे ये जो डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट एग्जैक्टली में न्यूरॉन की साइटोन के ऊपर प्रेजेंट ब्रांच्ड प्रोजेक्शंस है। कैसे ब्रांच्ड प्रोजेक्शन है? जिनका साइज है छोटा, इसलिए हमने बोला ये कैसे हैं? शॉर्ट एंड ब्रांच्ड प्रोजेक्शंस है। बोला ये क्या काम करते हैं? बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ये ब्लू कलर वाला क्या है मेरे पास? डेंड्राइट है। जब इस ब्लू कलर वाले डेंड्राइट को देखा तो इस ब्लू कलर वाले डेंड्राइट के ऊपर छोटे 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 मुझे रिसेप्टर दिखाई दिए। ये लीजिए, ये जो मेरे पास दिखाई दिए ये क्या है? रिसेप्टर है। ये मुझे क्या दिखाई दी? रिसेप्टर दिखाई दी। बोला सर ये रिसेप्टर क्या काम करते हैं? बेटा अगर बाहर वाले एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो बाहर से अगर कोई स्टिमुलस आ रहा है, बाहर से क्या आ रहा है? बाहर से अगर कोई भी स्टिमुलस आ रहा है तो उस स्टिमुलस को रिसीव कौन करेगा? उस स्टिमुलस को रिसीव कौन करेगा? ये रिसेप्टर करेंगे, जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट है? डेंड्राइट के ऊपर प्रेजेंट है। तो मैं ये कह दूं कि एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट करता है। डेंड्राइट के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर करते हैं और ये रिसेप्टर फिर इस इंफॉर्मेशन को लेके किधर आएंगे? साइटोन में आएंगे। इसीलिए मैंने ये बात लिखी कि डेंड्राइट काम क्या करता है? काम क्या करता है? तो कंडक्शन ऑफ इंपल्स टुवर्ड द साइटोन। इंपल्स को, स्टिमुलस को रिसीव किया और उस सूचना को, उस इंपल्स को किसके पास लेके आया? साइटोन के पास लेके आया। चलूं आगे। ये काम किसका था? डेंड्राइट का था। अब अपने पास दूसरा पार्ट जो है, वो दूसरा पार्ट क्या है? साइटोन है। बच्चे जब भी हमसे कोई साइटोन के बारे में बात करे तो सीधी सी बात है, ये साइटोन जो मेरे पास है ये न्यूरॉन का सबसे बड़ा, दैट इज लार्जेस्ट पार्ट है। जब भी कहे न्यूरॉन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा, तो आप क्या बोलोगे? साइटोन है। अब इस साइटोन को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस साइटोन के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, N4 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है, दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। बोला सर कोई ऐसा भी सेल ऑर्गेनेल है जो यहां पे नहीं प्रेजेंट? हां, एक्सेप्ट सेंट्रियोल। यहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है, तभी तो न्यूरॉन में डिवीजन की एबिलिटी नहीं है, वो एब्सेंट है। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, हमने क्या देखा? ये जो मेरे पास साइटोन है, इसमें ये व्हाइट कलर के डॉट दिखाई दे रहे, छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे, ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो आपको साइटोन में भी दिखाई दे रहे हैं और साइटोन के साथ साथ देखिए इस डेंड्राइट में भी दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं अपन निसल ग्रेन्यूल्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? इन्हीं को बोलते हैं मेरे दोस्त निसल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? निसल ग्रेन्यूल। ये निसल ग्रेन्यूल एग्जैक्टली में निसल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे टुकड़े हैं। जब भी बोले निसल ग्रेन्यूल क्या है, तो हमने बोला ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे टुकड़े हैं, दैट इज फ्रेगमेंट्स ऑफ RER। पूछेगा गुरुजी निसल ग्रेन्यूल का कलर कैसा? बेटा इन निसल ग्रेन्यूल का कलर जो है वो ग्रे कलर है। कैसा कलर है? ग्रे कलर है। सवाल था सर अगर कोई कहे कि ये निसल ग्रेन्यूल जो थे ये कहां पर पाए जाते हैं? आप देखिए निसल ग्रेन्यूल या तो आपको साइटोन में दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको डेंड्राइट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साइटोन में इनके नंबर होते हैं बहुत बहुत ज्यादा, डेंड्राइट में होते हैं बहुत बहुत कम, लेकिन एक्सोन में कभी भी निसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होते। तो जब भी बोले कहां पर प्रेजेंट, तो हमने बोला फाउंड इन साइटोन एंड डेंड्राइट
डेंड्राइट्स ओनली। ये साइटोन एंड डेंड्राइट्स में ही प्रेजेंट है, एक्सोन में प्रेजेंट नहीं है। कोई कहेगा सर इनका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करते हैं? तो अगर कोई पूछे निसल ग्रेन्यूल का फंक्शन, तो बता रहे मेरे रसगुल्ले, निसल ग्रेन्यूल किसके फ्रेगमेंट है? RER के। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस। तो इनका फंक्शन क्या हुआ? इनका फंक्शन हुआ मेरे दोस्त प्रोटीन सिंथेसिस। इनका फंक्शन क्या हुआ मेरे दोस्त? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो अब ध्यान रखना, प्रोटीन का सिंथेसिस न्यूरॉन में केवल दो ही जगह पे होता है, या तो साइटोन में होता है या डेंड्राइट में। एक्सोन में निसल ग्रेन्यूल नहीं, इसलिए प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं, प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं। चले भैया नेक्स्ट। अब न्यूरॉन का तीसरा पार्ट है, वो है एक्सोन। बेटा ये व्हाइट वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या है? एक्सोन है। तो हमने बोला कि न्यूरॉन का जो सबसे बड़ा साइज में बड़ा पार्ट था वो तो था कौन सा? वो तो था कौन सा? आपने कहा सर वो तो था अपने पास साइटोन। लेकिन अगर कोई कहे न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो सबसे बड़ा पार्ट ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। सवाल था सर ये एक्सोन क्या काम करता है? बेटा ये एक्सोन क्या काम करता है अगर ये कोई पूछे तो ध्यान रखना इस डेंड्राइट ने स्टिमुलस को रिसीव किया था और रिसीव करके किसके पास लेके आया था? साइटोन के पास लेके आया था। साइटोन ने उसमें प्रोसेसिंग की और फिर यहां से इस सूचना को दूर लेके जाने का काम किसने किया? वो किया एक्सोन ने। तो ध्यान रखना एक्सोन हमेशा स्टिमुलस को, सूचना को साइटोन से दूर लेके जाता है। दूर कहां? या तो किसी दूसरी न्यूरॉन के पास या किसी मसल के पास। अगर ये दूसरी न्यूरॉन के पास सूचना लेके पहुंचेगा तो दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन बनेगा, उसे बोलेंगे साइनेप्स। क्या बोलेंगे? साइनेप्स। अगर यह सूचना लेके किसी मसल्स के पास पहुंचेगा तो इस न्यूरॉन एंड मसल के बीच जो जंक्शन बनेगा उसे बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो मैं ये कह दूं कि एक्सोन जो होता है वो हमेशा सूचना को साइटोन से दूर लेके जाता है, या तो साइनेप्स के पास या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। बोला सर बिल्कुल ठीक बात है, हमने आपकी बात मानी और कोई चारा भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि एक्सोन क्या करता है? कंडक्ट इंपल्स अवे फ्रॉम द साइटोन। अब हमने एक चीज देखी, क्या देखी? हमने इस एक्सोन को जब बारीकी से देखा तो क्या देखा? इस एक्सोन के चारों तरफ ये हरे रंग वाली सेल्स लिपटी हुई है। ये हरे रंग वाली सेल्स कोई और नहीं बेटा, यही अपने पास है स्वान सेल, जो कौन सी सेल है? न्यूरोग्लियल सेल है। तो मैं ये कह दूं कि एक्सोन के चारों तरफ ये क्या लिपटी हुई है? स्वान सेल लिपटी हुई है। तो मैंने बोला ये एक्सोन के चारों तरफ एक कवरिंग बनाती है और उस कवरिंग को ही क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, उस स्वान सेल की कवरिंग को ही हम बोलते हैं न्यूरीलेमा। न्यूरीलेमा बोलते हैं। बोला सर ठीक है। फिर दूसरी बात, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये स्वान सेल जो है ये इस एक्सोन के अराउंड माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। एक्सोन के अराउंड किसका फॉर्मेशन करती है? माइलिन शीथ का। कौन? स्वान सेल। तो जब भी बोले कि अगर एक न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो वो उसके कौन से भाग पे होगा? डेंड्राइट पे होगा। आप कहोगे ना। साइटोन पे होगा ना? ना। तो किस पे होगा? एक्सोन पे होगा। तो मैंने ये कहा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखो तो हमने बोला उसमें न्यूरॉन जो थी उस न्यूरॉन पे माइलिन शीथ नजर आ रहा है। तो वो कहां पे नजर आ रहा है? एक्सोन पे ही नजर आ रहा है। और उस माइलिन शीथ को कौन बना रही है? स्वान सेल बना रही है। स्वान सेल बना रही है। अब याद रखना अगर कोई कहे कि जहां पे स्वान सेल होगी वहां पे माइलिन शीथ होगा, तो मैं कहूंगा ना रे। अरे स्वान सेल जो थी ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हर एक न्यूरॉन के एक्सोन के चारों तरफ लिपट के न्यूरीलेमा बनाएगी। लेकिन कुछ ही खुशनसीब न्यूरॉन होगी जिसमें ये स्वान सेल न्यूरीलेमा तो बनाती है, साथ के साथ माइलिन शीथ भी बनाएगी। तो कहने का मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हर एक न्यूरॉन के चारों तरफ स्वान सेल लिपटी होगी, लेकिन कुछ न्यूरॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ भी बनाएगी। सवाल था गुरुजी इतनी देर से आप बोल रहे हो माइलिन शीथ एग्जैक्टली में माइलिन शीथ है किस खेत की मूली? हमने बोला ये रेड कलर वाली देखो,
स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये रेड कलर की स्ट्रक्चर है, ये एक इंसुलेटर कवरिंग है। कैसी कवरिंग है? इंसुलेटर कवरिंग है जो आयंस की लीकेजिंग को रोकती है। कैसी है? इंसुलेटर कवरिंग है जो आयंस की लीकेजिंग को रोकती है। इसे ही क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। बोला सर आप बताओ ये माइलिन शीथ बनता किससे है? बेटा ये माइलिन शीथ है, ये फोस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। किससे बनता है? फोस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। और इसका कलर जो होता है वो होता है व्हाइट। माइलिन शीथ का कलर कैसा होता है? व्हाइट। अब कहेगा सर माइलिन शीथ जो है वो एक कंटिन्यूअस लेयर है। मैं कहूंगा ना, देखो कहीं पे माइलिन शीथ है, रेड वाली लेयर है, फिर बीच में नहीं है, फिर रेड वाली लेयर है, फिर बीच में नहीं है, फिर रेड वाली लेयर है, फिर बीच में नहीं है। इसका मतलब माइलिन शीथ कंटिन्यूअस नहीं, ये एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है। ये कैसी लेयर है? डिसकंटिन्यूअस लेयर है। लेकिन स्वान सेल की ये न्यूरीलेमा के बारे में कोई पूछे, अगर स्वान सेल की इस न्यूरीलेमा के बारे में कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये न्यूरीलेमा जो मेरे पास है ये अपने पास है कॉन्टिन्यूअस लेयर। ये मेरे पास है बेटा कॉन्टिन्यूअस लेयर। ध्यान रखना स्वान सेल की न्यूरीलेमा तो कॉन्टिन्यूअस लेयर है, लेकिन ये माइलिन शीथ क्या है? डिसकंटिन्यूअस लेयर है, कहीं पे है और कहीं पे नहीं है। अब ध्यान से देखो, एक तो आपको रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये एक तो आपको रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये आप देखो इन दो रेड पार्ट के बीच में खाली जगह आपको दिखाई दे रही होगी, खाली जगह दिखाई दे रही होगी। बोला हाँ, तो मैं कह दूं कि एक तो माइलिन शीथ हुआ, ये एक माइलिन शीथ हुआ, ये माइलिन शीथ हुआ, और इन माइलिन शीथ के बीच में जो ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, इस खाली जगह को सबसे पहले रेनवियर नाम के साइंटिस्ट ने नोटिस किया था, इसलिए इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। पूछेगा बताओ नोड ऑफ रेनवियर क्या है? हमने बोला ये दो माइलिन शीथ के बीच का स्पेस है। किसके बीच का स्पेस है? दो माइलिन शीथ के बीच का स्पेस है। मतलब ये वो जगह थी जहां माइलिन शीथ तो नहीं है, लेकिन देखो ग्रीन वाली लेयर है कि नहीं है, स्वान सेल की कवरिंग है कि नहीं है, मतलब न्यूरीलेमा प्रेजेंट है। तो याद रखना नोड ऑफ रेनवियर वो जगह है जहां माइलिन शीथ तो नहीं है लेकिन न्यूरीलेमा प्रेजेंट है। न्यूरीलेमा प्रेजेंट है। बोला सर ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा ये हमें आगे की साइड एक ब्रांचड पार्ट दिखाई दिया। ये ब्रांचड पार्ट कुछ और नहीं, ये एक्सोन टर्मिनल है। कौन सा पार्ट है? एक्सोन टर्मिनल। तो ध्यान रखना एक्सोन का ये वाला कैसा पार्ट है? प्रोक्सिमल पार्ट, नजदीक वाला। दूर वाला पार्ट दैट इज डिस्टल पार्ट है ये। तो मैंने कहा डिस्टल पार्ट ऑफ एक्सोन कैसा है? आप कहोगे ब्रांचड है, तो ये एक्सोन टर्मिनल क्या है? डिस्टल ब्रांचड पार्ट ऑफ एक्सोन। और अगर इस डिस्टल ब्रांचड पार्ट को देखें तो हर एक ब्रांच को बड़े ध्यान से देखिए, हर एक ब्रांच के लास्ट में ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। और इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? बेटा इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब। तो ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर जो है, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि हर ब्रांच के लास्ट में प्रेजेंट है, इसे क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब। हमने क्या काम किया? इस साइनेप्टिक नोब को यहां से तोड़ के अलग किया। ये लो भाई, हमने इस साइनेप्टिक नोब को लिया और इस साइनेप्टिक नोब को यहां से तोड़ के क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये लो, जब अलग करके देखा तो क्या देखा कि इस हर एक साइनेप्टिक नोब के अंदर छोटी छोटी वेसिकल्स है। ये लीजिए छोटी छोटी वेसिकल्स दिखाई दी। ये जो हमें वेसिकल्स दिखाई दे रही है, ये वाली जो हमें वेसिकल्स दिखाई दे रही है, इन्हें बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स किसके अंदर? साइनेप्टिक नोब के अंदर है। हमने क्या देखा भैया? ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो है, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर तो कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, कुछ केमिकल मटेरियल भरा हुआ है। कुछ फ्लूइड, कुछ केमिकल मटेरियल यहां पे भरा हुआ है। ये जो केमिकल मटेरियल भरा हुआ है किसके अंदर? इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर। इसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। तो मैं कह दूं कि वो केमिकल मटेरियल जो साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर भरा है उसे क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप का हो सकता है।
पहला हो सकता है एक्साइटेटरी, दूसरा मेरे पास हो सकता है इनहिबिटरी। पहला हो सकता है एक्साइटेटरी, दूसरा हो सकता है इनहिबिटरी। अगर कोई कहे कि सर एक्साइटेटरी का एग्जाम्पल बताइए, तो हमने बोला इसका एग्जाम्पल मेरे पास है ACH, जिसको अपन बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। ACH जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। अगर कोई कहे सर इस इनहिबिटरी का एग्जाम्पल बताइए, तो बेटा इसका एग्जाम्पल मेरे पास है गाबा, दैट इज गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। सबसे फेमस एग्जाम्पल यही है। एक्साइटेटरी का सबसे फेमस ACH, इनहिबिटरी का सबसे फेमस गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर एक एक्सोन के टर्मिनल पार्ट पे पाई जाती है साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब में होती है साइनेप्टिक वेसिकल्स, और उन वेसिकल्स में क्या भरा होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या भरा होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। यस, यहां पे जाके न्यूरॉन की स्ट्रक्चर वाली कहानी क्या हुई मेरे दोस्तों? कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल था सर एक बात बताओ, अगर कोई हमसे कहे कि न्यूरॉन कितने टाइप की होती है, बेटा हमने न्यूरॉन को अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पे क्लासिफाइड किया। अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पे न्यूरॉन को क्लासिफाइड किया। सबसे पहला पैरामीटर है कि एक्सोन पे माइलिन शीथ है कि नहीं है। तो हमने बोला टाइप ऑफ न्यूरॉन और एक्सोन ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। बेटा माइलिन शीथ के बेसिस पे न्यूरॉन दो टाइप की थी, एक को बोल दिया माइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरी को बोल दिया नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। एक को बोल दिया माइलिनेटेड न्यूरॉन, दूसरी को बोल दिया नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। नाम से ही पता चल रहा है माइलिनेटेड नर्व, इसका मतलब इस पे माइलिन शीथ क्या होगा? प्रेजेंट। और मैंने अभी बोला था कि PNS में ही बात करेंगे। पूरी NCERT ने PNS का ही जिक्र किया है, CNS के बारे में कोई बात नहीं की है। तो तुम बाय डिफॉल्ट मान लेना कि हम जब भी बात कर रहे हैं वो किसकी न्यूरॉन की? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हैं। और PNS की न्यूरॉन में अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो उसमें माइलिन शीथ क्या है? प्रेजेंट। और माइलिन शीथ कौन बनाता है PNS में? हमने बोला PNS में माइलिन शीथ बनाती है वो स्वान सेल बनाती है। कौन बनाती है? स्वान सेल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो नाम से ही पता चला कि यहां पे माइलिन शीथ जो होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट। हमने बोला दूसरी न्यूरॉन कौन सी है? नॉन माइलिनेटेड, मतलब इसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, माइलिन शीथ क्या है? एब्सेंट। अब याद करो, मैंने बोला था PNS की चाहे कोई भी न्यूरॉन हो, चाहे वो माइलिनेटेड न्यूरॉन हो, चाहे वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो, हर एक न्यूरॉन को हम ध्यान से देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे तो पता चलेगा कि माइलिनेटेड न्यूरॉन पे भी स्वान सेल की कवरिंग प्रेजेंट है, दैट इज न्यूरिलेमा प्रेजेंट है। और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन पे भी स्वान सेल की कवरिंग दैट इज न्यूरिलेमा प्रेजेंट है। तो हमने बोला ये मेरे पास बात किसके बारे में कर रहा है? न्यूरिलेमा के बारे में कर रहा है। ये मेरे पास बात किसके बारे में कर रहा है? हमने बोला न्यूरिलेमा के बारे में कर रहा है। तो चाहे माइलिनेटेड न्यूरॉन हो चाहे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो, हर हाल में न्यूरिलेमा दोनों पे ही पाया जाता है। तो मैं ये कह दूं कि PNS की सारी न्यूरॉन जो है वो न्यूरिलेमा से, स्वान सेल से एनक्लोज्ड है। तो मैंने यही बात कह दी कि ऑल न्यूरॉन्स ऑफ PNS आर एनक्लोज्ड बाय स्वान सेल। कोई सी भी न्यूरॉन हो, यस, चाहे वो माइलिनेटेड हो चाहे अनमाइलिनेटेड, सारी की सारी न्यूरॉन किससे एनक्लोज होती है? स्वान सेल से एनक्लोज होती है। बोला सर ठीक है। पूछेगा गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा रे पूछ रहे मेरे झंडू बेटा, पूछ। बोला सर आप बता सकते हो माइलिनेटेड न्यूरॉन का एग्जांपल? बिल्कुल, NCERT ने लिख रखा है कि क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व कैसी है? माइलिनेटेड न्यूरॉन है, मतलब उनमें माइलिन शीथ और स्वान सेल की कवरिंग दैट इज न्यूरिलेमा दोनों प्रेजेंट है। जबकि
सोमैटिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन, सोमैटिक नर्व फाइबर के चारों तरफ, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन, ये दोनों की दोनों नॉन माइलेटेड अनमाइलेटेड न्यूरॉन है। मतलब यहां पे माइलिन शीथ तो नहीं है लेकिन न्यूरिलेमा प्रेजेंट है, न्यूरिलेमा प्रेजेंट है। इतनी सी बात एनसीईआरटी लिख रखी, देख लीजिए। यस, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड में मिलेगा एनसीईआरटी माता का स्वाद, एनसीईआरटी माता का स्वाद। हम आगे बढ़ते हैं। सवाल था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, काम के आधार पर। बेटा काम के आधार पर हमने न्यूरॉन को 3 टाइप में डिवाइड किया। एक सेंसरी न्यूरॉन जिसको बोलते हैं एफिरेंट न्यूरॉन, दूसरी इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन या इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन, और तीसरी है मोटर या इफिरेंट न्यूरॉन। 3 टाइप के। सवाल था सर सेंसरी न्यूरॉन या एफिरेंट न्यूरॉन कौन सी? ऐसी न्यूरॉन जो सेंसरी ऑर्गन से सूचना को, स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाता है। कहां से? सेंसरी ऑर्गन से सूचना को कहां लेके जाएगी? सीएनएस में। उसे बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन या एफिरेंट न्यूरॉन। ऐसी न्यूरॉन जो सीएनएस से सूचना को, पेरिफेरल नर्वस सूचना को पेरिफेरल ऑर्गन या इफेक्टर ऑर्गन में लेके जाएगी, सीएनएस से सूचना को इफेक्टर और पेरिफेरल ऑर्गन में लेके जाएगी, उसे क्या बोलेंगे? मोटर न्यूरॉन या इफिरेंट न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन या उसे बोलेंगे इफिरेंट न्यूरॉन। बोला सर ठीक है। अब सवाल था सर इसको बोला इंटर न्यूरॉन, इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन, इसका क्या मतलब है? बेटा ऐसी न्यूरॉन जो 2 के बीच में प्रेजेंट हो या 2 न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करे। तो इंटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होती है जो सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करती है, या मैं कहूं इस एफिरेंट न्यूरॉन को इस इफिरेंट न्यूरॉन से कनेक्ट करने वाली न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अपन इंटर न्यूरॉन या इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। यस, चले आगे बढ़ते। अगली अपने पास है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। एक्सोन एंड डेंड्राइट्स के नंबर के बेसिस पे न्यूरॉन कितने टाइप की? न्यूरॉन को हमने 5 टाइप में डिवाइड किया, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहली है मेरे पास एपोलर न्यूरॉन। एपोलर न्यूरॉन जो है वो सीलेंट्रेटा में पाई जाती है, हाइड्रा में पाई जाती है। इस डायग्राम में देखिए इस न्यूरॉन के पास केवल और केवल क्या है? साइटोन। मतलब इस न्यूरॉन के पास ना तो डेंड्राइट है और ना ही एक्सोन है। मतलब ऐसी न्यूरॉन जिसके पास एक्सोन एंड डेंड्राइट क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। एक्सोन एंड डेंड्राइट क्या होते हैं? एब्सेंट। हमने बोला यहां पे एक्सोन क्या है? एब्सेंट। एंड डेंड्राइट क्या है? वो भी क्या है? एब्सेंट। ऐसे न्यूरॉन को बोलते हैं एपोलर नॉन पोलर न्यूरॉन। दूसरी मेरे पास है यूनिपोलर न्यूरॉन। बेटा ये यूनिपोलर में देखिए ये तो अपने पास क्या है? साइटोन, और ये अपने पास क्या है? एक्सोन। और एक्सोन की संख्या केवल और केवल कितनी? 1। तो ऐसी न्यूरॉन जिसमें साइटोन और साइटोन से क्या जुड़ा? केवल एक एक्सोन पाया जाता है, उसे बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। मतलब यूनिपोलर न्यूरॉन में केवल एक ही प्रोसेस है, वो क्या है? एक्सोन। उसके नंबर कितने हैं? 1। मतलब डेंड्राइट जो है वो डेंड्राइट क्या है? डेंड्राइट क्या है? वो अपने पास एब्सेंट है। एग्जैक्टली में एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम में यही यूनिपोलर न्यूरॉन मिलती है। नेक्स्ट, तीसरी मेरे पास है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में ये साइटोन जो होता है, इस साइटोन से 2 प्रोसेस जुड़े होते हैं। कितने प्रोसेस जुड़े होते हैं? 2 प्रोसेस जुड़े होते हैं। एक प्रोसेस जो था जिसकी संख्या कितनी है? 1 तो होता है डेंड्राइट, और दूसरा एक्सोन, और एक्सोन की संख्या भी कितनी होती है? 1। तो टोटल मिला के कितने प्रोसेस साइटोन से जुड़े? 2। 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सोन। ऐसी न्यूरॉन को क्या बोल दिया? बाइपोलर न्यूरॉन। और ये कहां पर पाई जाती है? हमने बोला हमारी आंखों के रेटिना वाले भाग में यही न्यूरॉन पाई जाती है, दैट इज बाइपोलर न्यूरॉन पाई जाती है। नेक्स्ट, अगली मेरे पास है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। बेटा सूडो का मतलब फॉल्स। मतलब ये न्यूरॉन दिखाई तो देती है यूनिपोलर न्यूरॉन की तरह, दिखाई तो किसकी तरह देती है? यूनिपोलर न्यूरॉन की तरह, लेकिन रियलिटी में ये यूनिपोलर नहीं है, ये यूनिपोलर नहीं है। इनका फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में इन बाइपोलर न्यूरॉन से होता है, इन बाइपोलर न्यूरॉन से होता है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, इस न्यूरॉन में ये भाग है साइटोन। इस साइटोन से देखो यहां से केवल एक ही प्रोसेस जुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन इसकी 2 ब्रांचेस है। ये वाला पार्ट जो होता है इसका, ये किसकी तरह काम करेगा? ये वाला जो पार्ट है इसका, ये किसकी तरह काम करेगा? हमने बोला ये काम करेगा, वो काम करेगा डेंड्राइट की तरह।
और इधर वाला ये किसकी तरह काम करेगा, ये एक्सोन की तरह। तो हमने बोला इस न्यूरॉन में ये डेंड्राइट वाला पार्ट भी है, ये एक्सोन वाला पार्ट भी है, लेकिन केवल एक ही तो भाग था, जो किससे जुड़ा था, साइटोन से जुड़ा था, इसलिए हमें ये दिखाई दी यूनिपोलर न्यूरॉन की तरह, लेकिन रियलिटी में ऐसी नहीं है। अब ये न्यूरॉन हमारे शरीर में स्पाइनल कोड में पाई जाती है, और स्पाइनल कोड के भी कहां पे, डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कोड में ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन ही होती है। नेक्स्ट अंतिम मेरे पास है वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अंतिम मेरे पास है मेरे दोस्त कौन सी, मल्टीपोलर न्यूरॉन। बेटा मल्टी का मतलब मैनी, और मैनी का मतलब बहुत सारी। ऐसी न्यूरॉन देख ध्यान से देखिएगा, ये न्यूरॉन का क्या है, साइटोन। ये न्यूरॉन का क्या है, साइटोन। आप बड़े ध्यान से देखिएगा इस साइटोन वाले भाग से ये बहुत सारे क्या जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जुड़े हुए डेंड्राइट। लेकिन एक्सोन कितना जुड़ा रे, एक्सोन जुड़ा रे रसगुल्ले, केवल और केवल 1। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन वो जिसमें डेंड्राइट तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक्सोन केवल और केवल एक ही है, ऐसी न्यूरॉन को बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। और मैं बता दूं कि हमारे शरीर की मोस्टली न्यूरॉन जो है वो मोस्टली न्यूरॉन कैसी है, मल्टीपोलर है। मतलब हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो न्यूरॉन प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन प्रेजेंट है वो कैसी है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है। शरीर की मोस्टली न्यूरॉन यही है। चले हमने यहां पे जाके टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में भी बात कर ली। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, खुलने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। अब हम बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। हम बात कर रहे हैं कि यार एक न्यूरॉन में इंपल्स जनरेट कैसे होता है और कैसे न्यूरॉन उसे कंडक्ट करती है, ट्रांसमिट करती है। बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, न्यूरॉन जो है वो हमारी बॉडी की एक्साइटेबल सेल है। कैसी सेल है, एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल है, और हमारी बॉडी में एक्साइटेबल सेल दो ही है, या तो न्यूरॉन या फिर मसल, ये दो ही एक्साइटेबल सेल हमारी बॉडी में है। और ये न्यूरॉन जो थी, इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन कौन सी स्टेज में है, हमने बोला न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड स्टेज में है। कैसी स्टेज में, पोलराइज्ड स्टेट में। अब सबसे बड़ी बात यह आई, सर क्या आप हमें बताएंगे कि इस पोलराइज्ड स्टेट का मतलब क्या है। बेटा इस पोलराइज्ड स्टेट का मतलब है कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, चार्ज्ड है। बोला सर ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। बेटा उसकी वजह है, बड़े ध्यान से देखना। हमने आपके सामने ये न्यूरॉन ली, और ये न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट की मेम्ब्रेन है, और एक्सोन की मेम्ब्रेन को बोल दिया एक्सोलेमा। मतलब ये भी तो किसकी मेम्ब्रेन हुई, एक्सोन की मेम्ब्रेन हुई। बेटा इस एक्सोन के अंदर लिक्विड मटेरियल भरा है, और उसे अपन बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोन के अंदर जो लिक्विड मटेरियल भरा है, एक्सोन के अंदर जो लिक्विड मटेरियल भरा है मेरे दोस्त, उसको अपन बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। और न्यूरॉन के बाहर जो लिक्विड मटेरियल भरा है उसे बोलते हैं ECF। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। हमने क्या काम किया, थोड़ा सा सैंपल तो इस एक्सोप्लाज्म का लिया और थोड़ा सा सैंपल इस ECF का लिया, और दोनों को स्टडी किया, और स्टडी करके फिर दोनों को कंपेयर किया। जब दोनों को कंपेयर किया तो पता चला एक्सोप्लाज्म में K+ ज्यादा है, यहां पे K+ कम है। एक्सोप्लाज्म में Na+ कम है, ECF में Na+ ज्यादा है। यहां पे कैल्शियम ज्यादा है, क्लोराइड ज्यादा है, जबकि एक्सोप्लाज्म में फॉस्फेट ज्यादा है, सल्फेट ज्यादा है, और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है, ये भी खूब सारी है, ये भी खूब सारी है। तो अब बड़े ध्यान से देखना, यहां पे आयंस की कंसंट्रेशन, एक्सोप्लाज्म में आयंस की कंसंट्रेशन अलग, और बाहर जो है वो आयंस की कंसंट्रेशन अलग। दोनों साइड अलग अलग है कि नहीं है, बोला हाँ दोनों साइड अलग अलग है। तो हमने क्या कहा भाई, हमने भी तो यही कहा कि एक्सोन की मेम्ब्रेन या न्यूरॉन की मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, दैट इज पोलराइज्ड स्टेट में है, क्योंकि उस मेम्ब्रेन के इधर की साइड क्या है, एक्सोप्लाज्म, इधर की साइड क्या है, ECF, और एक्सोप्लाज्म एंड ECF में आयंस की कंसंट्रेशन जो है अलग अलग है। इसीलिए तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। अब बोली कैसा चार्ज रहेगा, अब बड़े ध्यान से देखना, अंदर की साइड जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है,
अंदर की साइड कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और बाहर की साइड जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। एक रेस्टिंग स्टेज में एक न्यूरॉन को देखोगे तो अंदर की साइड कैसा चार्ज मिलेगा? नेगेटिव चार्ज, और बाहर की साइड मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। अब सवाल था, गुरुजी एक बात बताओ, अगर इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को मैं काट लूं, मैंने कहा काट लो, और काट के स्टडी करूं तो मुझे क्या पता चलेगा? बेटा इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को काट के जब मैंने स्टडी किया तो पता चला कि इसमें तो कई सारे अलग अलग टाइप के चैनल्स प्रेजेंट है, कई सारे अलग अलग टाइप के आयंस चैनल्स प्रेजेंट है, आयंस चैनल्स प्रेजेंट है, और उनमें से मैंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के आयन चैनल्स ले लिए। जब भी पूछे आयन चैनल कौन सा लिया, हमने बोला हमने लिया ओपन चैनल, और इनकी खास बात है ये ऑलवेज क्या होते हैं? ओपन। ये हमेशा खुले ही होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? खुले ही होते हैं। और जब भी इन चैनल्स की संख्या काउंट करोगे तो K+ के लिए चैनल्स होते हैं, ये होते हैं बहुत बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू Na+। Na+ के कंपैरिजन में K+ के चैनल्स है वो है बहुत बहुत ज्यादा। तो ध्यान रखना, जब भी बोले ओपन चैनल, हमने बोला हमेशा खुले होते हैं, ज्यादा किसके? K+ के, कम किसके? Na+ के। दूसरे मेरे पास है बेटा वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये वोल्टेज गेटेड चैनल नॉर्मली बंद होते हैं, जब न्यूरॉन रेस्ट स्टेज में रहेगी तो क्या रहेंगे? बंद। ये केवल कब खुलेंगे? ये खुलते हैं जब मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में चेंज होता है। अरे हाँ कि ना? कब खुलेंगे? कब खुलेंगे? जब मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में चेंज होगा। तो मैंने बोला दे ओपन इन द रेस्पॉन्स टू चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अरे मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में जब चेंज होगा तब खुलेंगे। लेकिन याद रखना Na+ के लिए ये VGC है, ये बहुत बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू K+। की तुलना में Na+ के VGC है वो बहुत बहुत ज्यादा है। अगला था सोडियम पोटेशियम पंप। बेटा सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में ध्यान से सुनना। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो किसी भी न्यूरॉन की रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन रखने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो एक सवाल पूछा जाता है, बताओ रेस्टिंग स्टेज ऑफ न्यूरॉन इज मेंटेन्ड बाई, मेनली कौन मेंटेन रखता है? मेनली मेंटेन रखता है सोडियम पोटेशियम पंप। और ये एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? हमने बोला ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें क्या खर्च होते हैं? इसमें ATP खर्च होते हैं। बोला सर आप बताओ हुआ क्या? हमने बोला भैया यहां पे देखो, इस सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बात कर रहे हैं। इधर मेरे पास है, वो मेरे पास है ECF, इधर मेरे पास है, वो मेरे पास है एक्सोप्लाज्म। एक साइड मेरे पास है ECF, एक साइड मेरे पास है एक्सोप्लाज्म। हमने बोला जब सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा तो क्या होगा? जब सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा तो इस ECF से 2K+ जो है, ECF से 2K+ जो है वो एक्सोप्लाज्म में जाएंगे। ECF से 2K+ जो है वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? हमने बोला वो एक्सोप्लाज्म में जाएंगे। और एक्सोप्लाज्म से 3 Na+ है, एक्सोप्लाज्म से 3 Na+ है, वो कहां आएंगे? ECF में। कब? जब सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा, Na+ K+ पंप चलेगा। तो एक बात क्लियरली ध्यान रखना, जब भी बोले सोडियम पोटेशियम पंप कैसा प्रोसेस, आप कहोगे जी एक्टिव प्रोसेस, उसमें ATP खर्च होते हैं। बोला बताओ आयंस की मूवमेंट के बारे में, तो आप कहोगे एक्सोप्लाज्म से 3 Na+ तो कहां आते हैं? ECF में, और 2K+ ECF से कहां जाते हैं? एक्सोप्लाज्म में। ये कहानी थी किसकी? सोडियम पोटेशियम पंप की। बोला सर ठीक है सर, और बताओ और आपने क्या स्टडी किया इस एक्सोलेमा के बारे में, इस एक्सोन की मेम्ब्रेन के बारे में? बेटा जब हमने इस एक्सोलेमा को स्टडी किया तो एक बहुत ही दिल दहला देने वाली बात निकल के आई। बोला सर क्या निकल के आया? हमें यह पता चला कि ये एक्सोलेमा जो है ये K+ आयंस के लिए, K+ आयंस के लिए तो है हाईली परमिएबल, और Na+ आयंस के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है। जब भी बोले एक न्यूरॉन को देखोगे, रेस्टिंग स्टेज में देखोगे, तो ध्यान रखना एक्सोलेमा की क्या कहानी थी। हमने बोला वो K+ के लिए तो मोर परमिएबल थी, हाईली परमिएबल थी, लेकिन इन बेचारे Na+ के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है। पहली बात। और दूसरी बड़ी बात,
दूसरी बड़ी बात, आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी बेटा, आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी, ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन दिखाई दे रही होगी। इस नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन का अमाउंट एक्सोप्लाज्म में बहुत बहुत ज्यादा है, और ये भी अपने पास न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की पोलराइज्ड स्टेज को मेंटेन रखने में हेल्प प्ले करती है। लेकिन एक्सोलेमा जो थी वो इसके लिए क्या होती है, इम्परमिएबल। एक्सोलेमा इसके लिए क्या होती है, इम्परमिएबल। तो मैंने लिखा कि एक्सोलेमा इज इम्परमिएबल फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के लिए एक्सोलेमा क्या है, हमने बोला जी इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल है, ध्यान रखना। सवाल था, चलो सर ठीक है, हमें मोटी मोटी कहानी पता चल गई। लेकिन गुरुजी एक बात बताओ, अगर किसी भी न्यूरॉन में इंपल्स का एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना होता है, उसका कंडक्शन करना होता है, तो उसमें कितनी स्टेजेस हैं? हमने बोला भैया उसमें 3 स्टेज है। पहली स्टेज रेस्टिंग स्टेज, दूसरी स्टेज एक्साइटेड स्टेज, और तीसरी स्टेज है उसको अपन बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, यस, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला सबसे पहले बात किया हमने, वो कौन सी स्टेज के बारे में बात किया, वो बात किया रेस्टिंग स्टेज के बारे में, और उस रेस्टिंग स्टेज को ही क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेज। रेस्टिंग स्टेट को क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। जब भी बोले सर न्यूरॉन की रेस्टिंग स्टेज कौन सी है, हमने बोला ये वो स्टेज है जब न्यूरॉन रेस्ट कर रही है। मतलब रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन किसी भी इंपल्स का कंडक्शन नहीं करती। रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन किसी भी इंपल्स का कंडक्शन नहीं करती। तो और क्या खास बात थी, रेस्टिंग स्टेज में ये ओपन चैनल्स है, ये तो होते हैं ओपन। नेक्स्ट, वोल्टेज गेटेड चैनल इनएक्टिव होते हैं या क्या होते हैं, बंद। और सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो क्या होता है, चालू। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, वो होता है चालू। पूछेगा सर आप बताओ इस रेस्टिंग स्टेज में, हमने बोला एक्सोलेमा K+ के लिए हाईली परमिएबल, Na+ के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के लिए भी इम्परमिएबल। और ध्यान रखना इस एक्सोलेमा की अंदर वाली सरफेस ये रही, कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बाहर वाली सरफेस ये रही, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बोला सर ठीक है, मतलब एक्सोलेमा जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्जड है, तभी तो इसे क्या बोला, पोलराइज्ड स्टेट। अब बोला सर एक बात बताओ, बोला क्या, अगर मैं इस एक्सोलेमा की अंदर वाली सरफेस एंड बाहर वाली सरफेस, अंदर वाली सरफेस एंड बाहर वाली सरफेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता करूं, वोल्टेज डिफरेंस पता करूं, तो वो मेरे पास कितना आएगा। हमने बोला जब अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता किया, कब, जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में थी, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बोला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP। और इस RMP की वैल्यू मेरे पास आई -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट आई। यस, सवाल था सर यहां पे ये माइनस वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, बेटा ये माइनस वर्ड इस बात को, ये माइनस साइन जो है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एक्सोलेमा की इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है। अरे हाँ कि ना, तो हमने बोला ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स नेगेटिव चार्ज एट इनर साइड ऑफ एक्सोलेमा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सोलेमा की अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, चले भैया, यहां पे हुई रेस्टिंग स्टेज खलास कंप्लीट। अब सवाल था सर न्यूरॉन की रेस्टिंग स्टेज कब बोलेंगे, जब RMP की वैल्यू -70 हो, यही न्यूरॉन की रेस्टिंग स्टेज है। अगर ये RMP थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया
तो ध्यान रखना न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में नहीं रहेगी। और रेस्टिंग स्टेज क्या थी? जब न्यूरॉन किसी इंपल्स का कंडक्शन नहीं कर रही, लेकिन न्यूरॉन एकदम अलर्ट बैठी है कि अगर कोई भी मेरे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा तो उस स्टिमुलस को मैं रिसीव करूंगी एंड उसका कंडक्शन करूंगी। सवाल था सर अगर न्यूरॉन में ये आरएमपी की वैल्यू -70 से ऊपर नीचे हो गई तो न्यूरॉन किसी भी स्टिमुलस को रिसीव नहीं करेगी, नाराज होगी कि मैं रेस्टिंग स्टेज में नहीं हूं। चले, तो कहने का मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में बनी रहे और कोई भी सूटेबल स्टिमुलस आए, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आए, तो उसको रिसीव करके कंडक्शन करे, तो हमें किसी भी हालत में न्यूरॉन की इस रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन रखना बेहद बेहद जरूरी है, बेहद बेहद जरूरी है। बोला हाँ सर जरूरी तो है। तो बताओ ना कि न्यूरॉन की रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन कौन रखेगा? बेटा न्यूरॉन की रेस्टिंग स्टेज को सबसे जरूरी चीज थी मेंटेन रखना, वो कौन था? वो था सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप ही रेस्टिंग स्टेज ऑफ न्यूरॉन को मेंटेन रखने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ध्यान रखना, मैं ये लाइन लिख देता हूं कि रेस्टिंग स्टेज state is mainly maintained by Na plus K plus पंप, और मैं कह दूं एक्टिव प्रोसेस। Na plus K plus पंप और एक्टिव प्रोसेस के द्वारा ही इसको मेंटेन रखा जाता है, यस। बोला सर चलो रेस्टिंग स्टेज की कहानी तो हुई खत्म, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगली स्टेज में चलते हैं जिसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेज या डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ये क्या था बेटा? बड़े ध्यान से देखना, मैं यहां पे कहानी बताता हूं। हमने बोला एक्साइटेड स्टेज की क्या कहानी है? हमने बोला यहां से मेरे पास कोई स्टिमुलस आया, दैट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया। यहां से मेरे पास क्या आया? कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, और उस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को जो ही रिसीव किया किसने? डेंड्राइट ने। डेंड्राइट उसको लेके कहां गया? साइटोन में, और साइटोन से वो स्टिमुलस पहुंचा यहां पे। कहां पे? एक्सोन में पहुंचा। दैट इज इस एक्सोन का इनिशियल पार्ट जहां सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, उसे बोलते हैं ट्रिगर जोन। अब इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ये जो रेस्टिंग स्टेज में आरएमपी की वैल्यू कितनी थी बेटा? हमने बोला -70। हमने बोला जो ही ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यहां पे पहुंचा, तुरंत के तुरंत इस एक्सोलेमा के सोडियम पोटेशियम, एक्सोलेमा के अंदर जो चलता हुआ सोडियम पोटेशियम पंप था, वो तुरंत के तुरंत क्या हो गया? बंद हो गया। सोडियम पोटेशियम पंप तुरंत के तुरंत क्या हो गया? बंद हो गया। बोला सर ठीक है, और क्या हुआ? हमने बोला सोडियम पोटेशियम पंप तो बंद हो गया, लेकिन तुरंत के तुरंत सोडियम प्लस के वीजीसी जो थे वो खुल गए। सोडियम प्लस के वीजीसी खुल गए। अब याद करो, हमने बोला सोडियम प्लस के वीजीसी खुले, हमने बोला Na प्लस वीजीसी जो थे वो क्या हुए? ओपन हुए। जब सोडियम प्लस के वीजीसी ओपन होंगे तो सोडियम कहां जाएंगे? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। सोडियम ज्यादा है यहां पे और पोटेशियम ज्यादा है यहां पे, तो सोडियम कहां जाएंगे? ज्यादा से कम की तरफ। मतलब बाहर से लगातार Na+ अंदर जाने लगे, ये लो, मतलब बाहर से लगातार Na+ अंदर जाने लगे, तो क्या हुआ? Na+ का इनफ्लक्स हुआ। Na+ का क्या हुआ? इनफ्लक्स हुआ। और जब लगातार Na+ अंदर जाएंगे तो धीरे धीरे अंदर की तरफ कैसा चार्ज बढ़ता जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बाहर की साइड कैसा चार्ज होता जाएगा? नेगेटिव चार्ज। हमने बोला ये जो पोटेंशियल जो था ये -70 था, धीरे धीरे ये हुआ 0 मिलीवोल्ट। कितना हुआ? 0 मिलीवोल्ट। फिर भी लगातार Na+ जाते रहे तो ये अपने पास पहुंच गया
30 मिली वोल्ट पे। ये जो प्लस 30 मिली वोल्ट पे पहुंच गया तो याद रखना ये प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सोलेमा की इनर सरफेस पे कैसा चार्ज, आपने कहा पॉजिटिव चार्ज, तो हमने बोला ये मेरे पास है एक्सोलेमा, एक्सोलेमा। और इस एक्सोलेमा के बारे में पूछे तो इनर सरफेस दैट इज इनर साइड में कैसा चार्ज, आप कहोगे जी पॉजिटिव, पॉजिटिव। वो कहेगा बताओ आउटर साइड में, आउटर साइड में हमने बोला जब भी पूछे आउटर साइड में कैसा चार्ज हम कहेंगे जी नेगेटिव, नेगेटिव। तो ध्यान रखना जब एक रेस्टिंग स्टेज से एक न्यूरॉन एक्साइटेड स्टेज में जाती है तो रेस्टिंग स्टेज से न्यूरॉन का एक्साइटेड स्टेज में जाना, इसे ही अपन बोलते हैं डीपोलराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं अपन, डीपोलराइजेशन। और ये डीपोलराइजेशन किसकी वजह से हुआ, Na+ के इनफ्लक्स की वजह से हुआ। अंदर की साइड कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, बाहर की साइड कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और अगर अपन चेक करके चले अंदर वाली और बाहर वाली दोनों सरफेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी वैल्यू आती है अबाउट प्लस 30 मिली वोल्ट। और प्लस साइन किस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इनर सरफेस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड विद रिस्पेक्ट टू आउटर सरफेस। तो मैंने बोला इसी को अपन बोल देते हैं एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, और मैं कहूं इंपल्स। इसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स, इसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स। ये लीजिए, तो जब भी बोले एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स किसको बोलते हैं, ये रही प्लस 30 मिलीवोल्ट, इसी को बोल देते हैं एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स। ये किसकी वजह से डेवलप हुआ, हमने बोला Na+ के इनफ्लक्स की वजह से। चले भैया, अब ये Na+ के चैनल है, ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए खुलते हैं, दैट इज शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए खुलते हैं। खुले जो ही ये इतना डेवलप हुआ तुरंत के तुरंत Na+ के चैनल क्या हो जाएंगे, बंद। अब जो ही Na+ के चैनल बंद हुए क्या हुआ, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला जो ही Na+ के चैनल बंद हुए न्यूरॉन में रीपोलराइजेशन हो गया, मतलब इस एक्साइटेड स्टेज से जहां पे एक्शन पोटेंशियल जो था जिसकी वैल्यू प्लस 30 मिलीवोल्ट थी, यहां से न्यूरॉन जो थी वो दोबारा से कौन सी स्टेज में जाएगी, अपनी रेस्टिंग स्टेज में जाएगी, रेस्टिंग स्टेज में जाएगी। देखिए क्या कहानी थी, हमने बोला जो ही अपने पास Na+ के चैनल बंद हुए तुरंत के तुरंत सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो गया, एक्टिव हो गया। Na+ के चैनल के बंद होते ही तुरंत के तुरंत सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो गया, चालू हो गया, और K+ के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए। लेकिन याद करो सोडियम प्लस के VGC की संख्या क्या थी, ज्यादा, और K+ के VG की संख्या क्या थी, VGC की संख्या क्या थी, कम। तो K+ के VGC को हमें ज्यादा देर तक खोलना पड़ेगा, ज्यादा देर तक खोलना पड़ेगा। और ये ओपन चैनल थे जो हर हाल में हमेशा क्या रहेंगे, खुले। अब सवाल था सर, हमने बोला Na+ के चैनल जो थे वो क्या हो गए, बंद, K+ के चैनल क्या हो गए, खुल गए। और जो ही K+ के चैनल खुलेंगे तो बताओ अंदर से K+ जो था वो लगातार बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आपने बोला हाँ। क्यों, क्योंकि K+ VGC क्या हुए, वो हुए ओपन। और जब K+ के VGC ओपन होंगे तो अंदर से K+ क्या निकलेंगे, बाहर, मतलब K+ का क्या हुआ, इफ्लक्स, K+ का इफ्लक्स हुआ, K+ बाहर निकलने लगे। और जब अंदर से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा तो इनर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था वो धीरे 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 क्या होने लगेगा, घटता जाएगा, घट जाएगा, पहुंच जाएगा 0 मिलीवोल्ट, 0 मिलीवोल्ट, 0 मिलीवोल्ट। उसके बाद भी लगातार K+ जो थे वो बाहर निकलते रहेंगे। जब K+ लगातार बाहर निकलते रहेंगे तो अब ये धीरे 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 नेगेटिव में जाएगा और पहुंच गया किस पे, -70 मिलीवोल्ट पे पहुंच गया, -70 मिलीवोल्ट पे पहुंच गया। इसको अपन ने बोल दिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अरे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे पहुंच गया, लेकिन भाई साहब K+ से हमने कहा अब तो रुक जा, न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में चली गई, बोला नहीं रुकूं। तो हमने बोला RMP डेवलप होने के बाद भी लगातार K+ क्या आने लगा, बाहर आने लगा, बाहर आने लगा। मतलब यहां पे क्या हुआ, एक्सिस K+, एक्सिस
इफ्लक्स ऑफ फ्लक्स ऑफ के प्लस, कि एक्सिस के फ्लक्स जो थे वो बाहर आए और ये वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव हो गई, ये पहुंच गई लगभग -80 मिलीवोल्ट तक। मतलब अंदर वाली जो सरफेस थी उस पे नेगेटिव चार्ज बहुत बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बहुत ज्यादा हो गया। यस, ये लो, हमने बोला जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन थी तो ये कौन सी थी? पोलराइज्ड स्टेज। ये कौन सी स्टेट थी? पोलराइज्ड स्टेट थी। लेकिन ये तो पोलर से भी ज्यादा नेगेटिव हो गया। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। अब याद करो, मैंने ये कहा था आपसे कि न्यूरॉन जो थी वो किसी भी स्टिमुलस को केवल और केवल किस स्टेज में? रेस्टिंग स्टेज में, पोलराइज्ड स्टेज में रिसीव कर सकती है। जब आरएमपी कितना होगा? -70। अगर आरएमपी में थोड़ा भी बदलाव हो गया तो न्यूरॉन किसी भी स्टिमुलस को रिसीव नहीं करेगी। मतलब ये हाइपर पोलराइजेशन वाली कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जहां न्यूरॉन किसी भी स्टिमुलस को रिसीव नहीं करती, किसी भी स्टिमुलस को रिसीव नहीं करती। यस, तो क्या करना पड़ेगा? हमने बोला एन केन प्रकारेण रीस्टोर करना पड़ेगा। रीस्टोर करना पड़ेगा। किसको रीस्टोर करना पड़ेगा? रेस्टिंग स्टेज को। और जब हाइपरपोलराइजेशन के बाद न्यूरॉन दोबारा से रिस्टोर कर देती है कौन सी? पोलराइज्ड स्टेज, दैट इज आरएमपी कितना हो जाता है? -70। देन न्यूरॉन क्या होगी? रेडी कि यस, अब अगर कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा तो मैं उसको रिसीव करके उसका कंडक्शन करूंगी। तो हमने बोला सीधी बात याद रखनी है कि एक्साइटेड स्टेज से एक न्यूरॉन का दोबारा से अपनी रेस्टिंग स्टेज में जाना, इसे ही अपन बोलते हैं रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन। वो पूछेगा बताओ रीपोलराइजेशन के लिए कौन से आयन्स जिम्मेदार होते हैं? तो आप बोलोगे K+। K+ जो है वो एक्सोप्लाज्म से ECF में आते हैं। मतलब K+ का क्या होता है? ई फ्लक्स होता है। क्या होता है? ई फ्लक्स होता है। ये कहानी है मेरे पास रीपोलराइजेशन की। बोला सर चलो ठीक है, अब कहानी क्या थी? अब अगली कहानी अपने पास मेरे दोस्त है, वो है साइनेप्स की। हमने आपको बताया था कि साइनेप्स क्या था। हमने बोला ये दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन था जिससे सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है। उसे क्या बोलते हैं? साइनेप्स। उसे क्या बोलते हैं? साइनेप्स। अब साइनेप्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होता है केमिकल साइनेप्स। एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होता है केमिकल साइनेप्स। अब बड़े ध्यान से देखना दोस्त, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है वो हमारी बॉडी में मिलने के चांस बहुत बहुत कम है। इसलिए मैंने बोला कि हमारी बॉडी में रेयरली मिलता है। कौन सा? इलेक्ट्रिकल। हाँ कि ना? बोला सर ठीक है। इस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की क्या खूबी है? बड़े ध्यान से, बड़ी इत्मीनान से देखिएगा। हमने बोला ये एक न्यूरॉन का एक्सोन भाग है, ये एक न्यूरॉन का डेंड्राइट भाग है। इस एक्सोन की मेम्ब्रेन को हमने बोल दिया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस डेंड्राइट की मेम्ब्रेन को हमने बोल दिया पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। हमने क्या देखा? ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दोनों एक दूसरे के बहुत बहुत नजदीक प्रेजेंट है। दैट इज एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोलूं तो क्लोज प्रोक्सिमिटी पे प्रेजेंट है, एक दूसरे के बहुत बहुत नजदीक प्रेजेंट है। मतलब इतनी नजदीक कि कई बार तो दोनों के बीच स्पेस दिखाई देता है और कई बार स्पेस दिखाई नहीं देता। अगर स्पेस दिखाई देता है और कई बार स्पेस दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने बोला वो स्पेस या तो होता है वेरी स्मॉल या होता है एब्सेंट। वो जो स्पेस था प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच, उसे ही हमने बोल दिया साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोल दिया? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अब सवाल था सर आप ये बताइए ये दोनों की दोनों प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये वाली न्यूरॉन पीले वाली और ये ब्लू वाली, कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़ी होती है? बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों के दोनों न्यूरॉन आपस में गैप जंक्शन के द्वारा जुड़ी होती है। ये देखिए, ये मेरे पास प्रोटीन्स का बना हुआ जंक्शन है, एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ये मेरे पास क्या है एग्जैक्टली में? ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास है गैप जंक्शन।
ये दोनों की दोनों न्यूरॉन जो थी ये आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? गैप जंक्शन के द्वारा जुड़ी होती है। और ये जो गैप जंक्शन है एग्जैक्टली में इस गैप जंक्शन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो जब भी कोई कहे बताओ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है क्या, हमने बोला ये वो गैप जंक्शन है जो दो न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ता है। बोला सर इस साइनेप्स को इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्यों बोला? बच्चे बड़े ध्यान से देखना। होता यह है बेटा कि एग्जैक्टली में न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट है, इसमें इंपल्स का कंडक्शन होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में। मैंने बोला ये क्या आया? इंपल्स। क्या आया? इंपल्स। ये इंपल्स किस फॉर्म में आया? इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में। ये इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में आया। ये करंट जो था ये यहां से होता हुआ लगातार लगातार साइनेप्टिक नोब में पहुंचा। बोला हाँ। साइनेप्टिक नोब से इन गैप जंक्शन से होता हुआ ये करंट कहां पहुंच गया? ये करंट पहुंच गया कहां पे? डेंड्राइट में। और ये लीजिए आगे चला गया, आगे चला गया। बोला सर ठीक बात है। तो कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिकल करंट इधर से आया तो जैसे यहां से इलेक्ट्रिकल करंट आया वैसा ही इलेक्ट्रिकल करंट जो था वो इस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से होता हुआ कहां पहुंच गया? डेंड्राइट में पहुंच गया। तो एनसीईआरटी माता एक लाइन लिखती है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इंपल्स का कंडक्शन होता है, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में होता है। हमने कहा भैया ये करंट कैसा था? बोला ये वैसा ही करंट था जैसा एक्सोन में था। मतलब ये वाली लाइन पे गौर फरमाइएगा। ये लाइन मैंने एनसीईआरटी से मिलती जुलती लाइन लिखी है कि इंपल्स कंडक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ए सिंगल एक्सोन, कि जैसे एक एक्सोन के अंदर इंपल्स का कंडक्शन होता है, बिल्कुल उसी के सिमिलर इंपल्स का कंडक्शन किसमें होता है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में होता है। बोला सर ठीक है। वो पूछेगा क्या यहां पे एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में इंपल्स लेके जाने के लिए हमें न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ी? आप कहोगे ना, दोनों की दोनों न्यूरॉन आपस में गैप जंक्शन के द्वारा जुड़ी थी और सीधा का सीधा सिग्नल चला गया, हमें किसी न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ी। अगर न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत होती तो पक्का वहां पे ज्यादा टाइम लगता और सिनेप्स पे जो टाइम खराब होता उसे अपन बोल देते साइनेप्टिक डिले। लेकिन क्या यहां पे साइनेप्टिक डिले हुई? बोला ना, इसलिए हमने लिखा यहां पे साइनेप्टिक डिले क्या है? एब्सेंट। अब सवाल था सर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इंपल्स का कंडक्शन किधर होगा? बड़े ध्यान से देखना बेटा, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इंपल्स जो था न्यूरॉन का वो एक्सोन से डेंड्राइट की तरफ भी जा सकता है और इस डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ भी जा सकता है, इस डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ भी जा सकता है। मतलब यहां पे इंपल्स का कंडक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अगर सिग्नल एक्सोन की तरफ से आ रहा है तो डेंड्राइट में चला जाएगा, अगर कोई सिग्नल डेंड्राइट की तरफ से आ रहा है तो वो एक्सोन में। तो कहने का मतलब कि ऐसे एनिमल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पाया जाएगा वहां पे सिग्नल जो था या इंपल्स जो था उसका कंडक्शन कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल होगा। बाई डायरेक्शनल होगा मतलब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ भी जा सकता है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ भी आ सकता है। बोला सर ठीक है। और क्या था? मैंने कहा जी सुनो, अगला साइनेप्स मेरे पास बच्चे जो है वो है केमिकल साइनेप्स। एग्जैक्टली में ये केमिकल साइनेप्स जो है ये ही हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो जब भी पूछे कि हमारी बॉडी में मोस्टली कौन सा साइनेप्स पाया जाता है, हमने कहा केमिकल साइनेप्स। अरे नाम केमिकल साइनेप्स है तो यहां केमिकल लोचा होगा, मतलब यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट होगा और जहां पे भी न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होगा वहां पे साइनेप्स पे इंफॉर्मेशन को पास करने में ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब साइनेप्टिक डिले होगी। चले अब ध्यान रखना केमिकल साइनेप्स में इंफॉर्मेशन का कंडक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल एक ही दिशा में जाती है। चले देखिए केमिकल साइनेप्स की क्या कहानी है। बच्चे जब भी हम केमिकल साइनेप्स के बारे में बात करेंगे तो इस केमिकल साइनेप्स में अपने पास 3 चीजों को इंक्लूड किया गया है। बोला सर क्या क्या? यहां पे ये रही प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि मेरे पास एक्सोन की मेम्ब्रेन है, ये रही मेरे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन
जो कि मेरे पास डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट। तो कहने का मतलब केमिकल साइनेप्स किससे मिलके बना? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस दोनों के बीच का स्पेस, दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट से मिलके बना। अब हुई क्या कहानी, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्सोन की मेम्ब्रेन है, और एक्सोन के टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट थी साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब में भरी थी साइनेप्टिक वेसिकल, और उन साइनेप्टिक वेसिकल में क्या भरा था? न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर तो किस में भरा होता है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। और इस न्यूरोट्रांसमीटर के ये जो रिसेप्टर है ये किस पे होते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे या डेंड्राइट की मेम्ब्रेन पे। हुआ क्या, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला यहां से अपने पास सिग्नल आया, ये लीजिए, या मैं कह दूं इंपल्स आया। वो इंपल्स यहां से होता हुआ जो ही यहां पे पहुंचा, दैट इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में पहुंचा, साइनेप्टिक नोब में पहुंचा, तुरंत के तुरंत यहां पे प्रेजेंट कैल्शियम VGC, कैल्शियम +2 के ये VGC जो थे ये क्या हुए? ओपन हुए। कैल्शियम +2 के वोल्टेज गेटेड चैनल तुरंत की तुरंत क्या हुए बेटा? ओपन हुए। और जो ही ये चैनल ओपन हुए मेरे दोस्त, बाहर से कैल्शियम आयंस जो थे वो कैल्शियम आयन क्या आने लगे? अंदर आने लगे। जो ही बाहर से कैल्शियम आयन अंदर आने लगे, इन कैल्शियम आयंस के इन्फ्लुएंस की वजह से, बड़े ध्यान से देखना, मैंने बोला इन कैल्शियम आयंस के इन्फ्लुएंस की वजह से ये साइनेप्टिक जो अपने पास वेसिकल्स थी, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स मूव करने लगी, ये लीजिए, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स मूव करने लगी, और मूव करके ये किसके साथ जाके फ्यूज हो गई? हमने बोला ये साइनेप्टिक वेसिकल्स गई और ये जाके फ्यूज हो गई किसके साथ? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। जो ही साइनेप्टिक वेसिकल्स इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुई, इस साइनेप्टिक वेसिकल में जो भरा हुआ था न्यूरोट्रांसमीटर, ये व्हाइट वाला न्यूरोट्रांसमीटर, ये तुरंत के तुरंत इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गया। कहां रिलीज हो गया? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। हमने मान लिया ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये है ACH। कौन सा है? ACH। और आपको पता है मेरे दोस्त कि ACH एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर था। मान लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, ये क्या है? ACH। ये ACH एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और मान लो ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जाके अगर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से जुड़ेगा, तो क्या होगा? हमने बोला ACH क्या था? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जो ही ये रिसेप्टर से जुड़ा, किसके रिसेप्टर से? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से। तो क्या हुआ? हमने बोला इसकी वजह से हुआ डीपोलराइजेशन, इसकी वजह से हुआ डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। तो इसकी वजह से न्यूरॉन का क्या हुआ? डीपोलराइजेशन हुआ। और जब न्यूरॉन का डीपोलराइजेशन हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ? एक्साइटेटरी पोटेंशियल इज डेवलप्ड। तो जब भी पूछेगा कि बताओ फिर कौन सा पोटेंशियल डेवलप हुआ, आप कहोगे एक्साइटेटरी पोटेंशियल डेवलप हुआ। हमने कहा कि मान लो यहां से निकलने वाला ये जो न्यूरोट्रांसमीटर था, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी टाइप का होता, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये इनहिबिटरी टाइप का होता, दैट इज गाबा होता, तो गाबा कैसा था? इनहिबिटरी। मान लो ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता, और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जाके इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से जुड़ता, तो क्या होता? मैंने बोला अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ता तो यहां पे होता हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। तो इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का क्या हो जाता? हाइपरपोलराइजेशन। और याद करो मैंने बोला था हाइपरपोलराइजेशन में मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -80 मिलीवोल्ट पहुंच जाता है, मतलब -70 से भी और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, और -80 पहुंच गया, हाइपरपोलराइजेशन हो गया। तो हाइपरपोलराइजेशन में न्यूरॉन किसी भी स्टिमुलस को रिसीव नहीं करती। मतलब इस केस में क्या होता? हमने बोला इनहिबिटरी पोटेंशियल
इज डेवलप्ड, इनहिबिटरी पोटेंशियल इज डेवलप्ड। बात क्या निकली? बात ये निकली कि केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं और उस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में इनहिबिटरी पोटेंशियल भी डेवलप हो सकता है और एक्साइटेटरी पोटेंशियल है वो भी डेवलप हो सकता है। और ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से जुड़ने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कैसा है, एक्साइटेटरी है कि इनहिबिटरी है। अगर एक्साइटेटरी रहा तो एक्साइटेटरी पोटेंशियल, और अगर इनहिबिटरी रहा तो इनहिबिटरी पोटेंशियल डेवलप होगा। अब आप एनसीईआरटी माता की एक एक लाइन को बड़े इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। यस, देख लीजिए भैया, चले अपन आगे नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा, वो आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट? दो पार्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट मेरे दोस्त? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अपने पास दो पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अपने पास दो पार्ट है, एक पार्ट को बोलते हैं ब्रेन और दूसरे को क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो है ये यहां पे हमारा ये जो स्कल है, इस स्कल के अंदर है क्रेनियम बॉक्स। क्या है बेटा? क्रेनियम बॉक्स। और उस क्रेनियम बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ब्रेन प्रेजेंट है। अब सवाल था सर ये जो मेरे पास स्कल है और इस स्कल में है क्रेनियम बॉक्स, अगर मैं उस क्रेनियम बॉक्स को हटा के देखूं तो मैंने कहा हटा के देखोगे तो ब्रेन के ऊपर टोटल मिला के 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होगी जिन्हें बोलते क्रेनियल मेनिंजेस। सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है उसे बोलते हैं मेरे दोस्त ड्यूरामेटर। सबसे बाहर वाली को क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। मिडिल वाली को बोलते हैं एरिकनोइड। मिडिल वाली को क्या बोलते हैं? एरिकनोइड। और सबसे अंदर वाली को बोलते हैं पायामेटर। सबसे अंदर वाली को बोलते हैं पायामेटर। अब ध्यान देना, ये एरिकनोइड मिडिल वाली कवरिंग है और यही सबसे पतली कवरिंग है। यही क्या है? सबसे पतली कवरिंग है। कौन सी? एरिकनोइड। जबकि पायामेटर है ये सबसे अंदर वाली कवरिंग है और ये वो थी जो कि ब्रेन के वॉल के कांटेक्ट में होती है। ब्रेन की वॉल के कांटेक्ट में होती है। कौन सी? पायामेटर। अब सवाल था, चलो सर हमें ये तो पता चल गया कि क्रेनियल मेनिंजेस कौन कौन सी है। सबसे बाहर वाली डायामेटर, ड्यूरामेटर, मिडिल वाली एरिकनोइड और सबसे अंदर वाली पायामेटर। अब ये बताइए ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? बेटा ब्रेन को हमने टोटल मिला के 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। 3 पार्ट कौन से भाई? देखो, ब्रेन का सबसे पहला पार्ट को अपन बोलते हैं फोर ब्रेन, दूसरे पार्ट को अपन बोलते हैं मिड ब्रेन और तीसरे पार्ट को अपन बोलते हैं बेटा हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन के केवल कितने पार्ट? 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 भाग हैं। एक भाग को बोलते हैं सेरेब्रम, जो कि हमारे ब्रेन का सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है एंड हाईली कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है। हाईली कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है जो कि हमारी मेमोरी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, थिंकिंग के लिए, एनालिटिकल सोच के लिए, सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कौन? सेरेब्रम। कौन सा पार्ट है? सेरेब्रम। एंड दूसरा पार्ट है डायनसिफिलोन। अब एनसीईआरटी माता ने इस डायनसिफिलोन के 2 पार्ट के बारे में बात कर रखी है। एक पार्ट को बोल रखा है थैलेमस और दूसरे को बोल रखा है हाइपोथैलेमस। चले भैया, ब्रेन का अगला पार्ट है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। ब्रेन का तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पोन्स, सेरिबेलम एंड एमओ बोले तो मेडुला ओब्लंगेटा। एमओ बोले तो मेडुला ओब्लंगेटा। अब बड़े ध्यान से देखना, हम सबसे पहले फोर ब्रेन के सबसे पहले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सेरिब्रम। बच्चे मैंने आपसे बोला कि सेरिब्रम फोर ब्रेन का क्या पूरे के पूरे ब्रेन का ही सबसे बड़ा पार्ट है एंड हाईली कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है। एंड हाईली कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है। यही हमारी बॉडी की वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। यही रेस्पॉन्सिबल है नॉलेज के लिए, मेमोरी के लिए, थिंकिंग के लिए। अरे हाँ कि ना, इन सब कामों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इंटेलिजेंसी के लिए वो अपने पास सेरिब्रम रेस्पॉन्सिबल है। अब पूछेगा ये सेरिब्रम किससे बना? बेटा इस सेरेब्रम को अगर हम देखें तो इसमें 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। सेरेब्रम में क्या है? 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। ये दोनों के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर आइडेंटिकल है, 100% एक जैसे। एक लेफ्ट वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर और एक राइट वाला। हमने देखा इन दोनों के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच ऊपर की तरफ डोर्सल सरफेस की तरफ एक स्पेस दिखाई दिया।
इस स्पेस को अपन बोलते हैं मेडियन फिशर। या मैं कह दूं क्लेफ्ट, मेडियन फिशर या मेडियन क्लेफ्ट बोल देते हैं। बोला सर आप बताओगे ये मेडियन फिशर या मेडियन जो क्लेफ्ट है ये है कहां? हमने बोला ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर की डोर्सल सरफेस पर एक लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट है। तो मैंने बोला ये क्या है? हमने बोला ये मेरे पास है लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट। कहां प्रेजेंट है? हमने बोला प्रेजेंट एट डोर्सल साइड। ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। बोले सर ठीक बात है। यहां पे आप देख रहे होंगे लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है इन दोनों को जोड़ने वाली, कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। यस, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। तो जब भी कोई तुमसे कहे बताओ कॉर्पस कैलोसम है क्या, तो आप कहोगे कॉर्पस कैलोसम वो स्ट्रक्चर है जो सेरेब्रम के दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ती है, उसे ही क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। अब सवाल था सर आप यहां पे इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर को बड़े ध्यान से देखिए। हमने कहा जी देखा। अब बताओ इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हम देख रहे हैं तो इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर में हमें ये कुछ दिखाई दे रहा है, ये हमें कुछ दिखाई दे रहा है। यस, ये व्हाइट व्हाइट कलर के ये गड्ढे से क्या है? हमने बोला अगर इस पार्ट को मैं बाहर निकाल लूं और मेरे दोस्त बाहर निकाल के आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब यहां पे कहीं तो आपको रिज दिखाई देंगे, उभार दिखाई देंगे। ये लीजिए, ये मेरे पास है रिज, जिनको अपन बोलते हैं गाइराई। कुछ यहां पे आपको गड्ढे दिखाई देंगे, ये लीजिए ग्रूव, और इन ग्रूव को बोलते हैं सल्काई। तो मैं ये कह दूं कि जब भी बोले कि ये क्या है, हमने बोला ये गाइराई एंड सल्काई है, गाइराई एंड सल्काई है। पूछेगा गुरुजी ये रिज दैट इज गाइराई, ग्रूव गड्ढा दैट इज सल्काई, ये काम क्या काम करते हैं? मैं बोला ये अपने पास सरफेस एरिया, ये जहां पे भी प्रेजेंट होंगे सरफेस एरिया को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। बोला जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? अरे न्यूरॉन्स को एडिशनल स्पेस मिलेगा, अतिरिक्त स्पेस मिलेगा, तो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा, तो बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी क्या होगा? बेटर। ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? मैंने बोला प्रोवाइड एडिशनल स्पेस टू न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स को एडिशनल स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। यस, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। जितने अच्छे से न्यूरॉन काम करेगी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी उतना ही अच्छा होगा। बोला सर ठीक बात है। अब बात थी गुरुजी, मान लो मैं एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को स्टडी करूं तो अरे जैसा ये वैसा ही ये वाला, एक को अपन निकाल के स्टडी करते हैं। ये लो भाई साहब, हमने एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को बाहर निकाला तो हमने क्या देखा कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दो पार्ट है, एक ये बाहर वाला पार्ट जिसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और एक ये अंदर वाला पार्ट। इस अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा सेरेब्रल मेडुला। इस अंदर वाले पार्ट को क्या बोल दिया? सेरेब्रल मेडुला। जब भी बोले कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट, मैंने कहा बाहर वाला पार्ट। सेरेब्रल मेडुला कौन सा पार्ट? अंदर वाला पार्ट। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कलर कैसा? हमने बोला ग्रे कलर, ग्रे कलर, ग्रे कलर। बोला ग्रे कलर क्यों था? क्योंकि मेडअप ऑफ ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर से बना था। किससे बना था? ग्रे मैटर से। और ये ग्रे कलर किस वजह से प्रेजेंट? याद करो ग्रे कलर किसका था? निसल ग्रेन्यूल्स का कलर था। तो ध्यान रखना सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले पार्ट में न्यूरॉन का साइटोन वाला पार्ट बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है, और जहां पे न्यूरॉन के साइटोन बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए वहां पे निसल ग्रेन्यूल भी क्या होंगे? बहुत सारे। इसी वजह से इसका कलर कैसा दिखाई दिया? ग्रे कलर। अब हमने बोला ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में गाइराई एंड सल्काई जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं,
जबकि सेरेब्रल मेडुला जो है ये छोटा भाग था और इसका कलर कैसा था, व्हाइट कलर। भाई याद करो, व्हाइट कलर किसका था, आपने कहा माइलिन शीथ का कलर जो था वो व्हाइट था। इसका मतलब यहां पर तो न्यूरॉन के साइटोन खूब सारे पाए जाते हैं कोर्टेक्स में तो, और इस मेडुला में न्यूरॉन का एक्सोन पार्ट पाया जाता है, दैट इज माइलिनेटेड न्यूरॉन का एक्सोन पार्ट पाया जाता है। और उस माइलिन शीथ की वजह से ये कैसा दिखाई दिया, ये दिखाई दिया व्हाइट कलर का। बोला सर ठीक है। सवाल पूछेगा जी कोर्टेक्स जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है। बच्चे अगर न्यूरॉन के कोर्टेक्स पार्ट को आप देखोगे तो ये कोर्टेक्स वाला जो पार्ट अपने पास है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है कोर्टेक्स, 3 में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं सेंसरी एरिया, जिसका काम है सेंसरी स्टिमुलस या सेंसरी सिग्नल को एनालिसिस करना। दूसरा मेरे पास है मोटर एरिया, इस मोटर एरिया का काम है एनालिसिस ऑफ मोटर सिग्नल या मोटर स्टिमुलस को एनालिसिस करना। तीसरा सबसे बड़ा पार्ट कोर्टेक्स का सबसे बड़ा भाग है वो है एसोसिएशन एरिया। कौन सा एरिया, एसोसिएशन एरिया। ये कोर्टेक्स का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन खास बात है ये ना तो सेंसरी है और ना ही मोटर है, ना तो सेंसरी है और ना ही मोटर है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है मेमोरी का, कम्युनिकेशन का एंड इंटर सेंसरी एसोसिएशन का। ये काम किसके हैं, ये एसोसिएशन एरिया के। किसके काम है, एसोसिएशन एरिया के। बोला सर ठीक है। बोला गुरुजी आप बताओ इस मेडुला में कोई खास चीज नहीं है। इस मेडुला के अंदर मिलता है ये ग्रीन कलर वाला पार्ट जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो जब भी कोई पूछे कि लिम्बिक सिस्टम कौन से भाग में पाया जाता है, आप कहोगे ये मेडुला में या इनर पार्ट में पाया जाता है। ये तो आउटर था, इनर पार्ट में पाया जाता है। बोला ये किस चीज से बना होता है, बेटा लिम्बिक सिस्टम इनर भाग में पाया जाता है। इस लिम्बिक सिस्टम का भाग है हाइपोथैलेमस, इसी का भाग है एमाइगडाला, इसी का भाग है हिप्पोकैम्पस लोब, इसी का भाग है सेप्टम। ये कई सारी स्ट्रक्चर मिलके किसका फॉर्मेशन करती है, लिम्बिक सिस्टम का। अब ये लिम्बिक सिस्टम जो है, इस लिम्बिक सिस्टम का काम क्या था, ये लिम्बिक सिस्टम ही था जो हमारे इमोशनल बिहेवियर, लाइक हमें किसी पे फियर आ गया, एंगर आ गया, फियर आ गया, एंगर आ गया, उनको सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल कर रहा था, मेमोरी को भी कंट्रोल कर रहा था, कम्युनिकेशन को भी कंट्रोल कर रहा था, ओल्फैक्शन में भी हेल्प कर रहा था। कौन, लिम्बिक सिस्टम। लेकिन लिम्बिक सिस्टम कभी भी कोई काम अकेला नहीं करता। लिम्बिक सिस्टम अपने सारे काम किसके साथ मिलकर करता है, हाइपोथैलेमस के साथ। मतलब हाइपोथैलेमस भी किसका पार्ट कंसीडर कर लिया हमने, लिम्बिक सिस्टम का। और ये क्या करता है, कंट्रोल इमोशनल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, मेमोरी, कम्युनिकेशन, ओल्फैक्शन, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो करता है लिम्बिक सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे फंसेगी कि लिम्बिक सिस्टम ओल्फैक्शन को भी कंट्रोल करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। यस, यहां पे जाके सेरेब्रल हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट था वो क्या हुआ, कंप्लीट, दैट इज सेरेब्रम कंप्लीट। हम अगले पार्ट पे मूव करते हैं। अगला पार्ट है उसे बोलते हैं डायेनसिफेलोन। याद करो, फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट डायेनसिफेलोन था जिसके 2 भाग थे। एक भाग को हमने बोला था थैलेमस और दूसरे भाग को हमने बोला था हाइपोथैलेमस। एक भाग को हमने बोला था थैलेमस, दूसरे भाग को बोला था हाइपोथैलेमस। याद रखना थैलेमस क्या है, हमने बोला अपर लेटरल पार्ट है। डायेनसिफेलोन का कौन सा पार्ट, अपर लेटरल पार्ट, उसे क्या बोला, थैलेमस। जबकि ये बेसल पार्ट है, इस बेसल पार्ट को क्या बोल दिया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, बेसल पार्ट। ये थैलेमस जो है एग्जैक्टली में ये सराउंडेड बाय सेरेब्रम। इस थैलेमस के चारों तरफ क्या लिपटा होता है, सेरेब्रम। क्या लिपटा होता है, सेरेब्रम लिपटा होता है। और यही मेरे पास है मेजर कोऑर्डिनेशन साइट फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। की बॉडी में, एनसीईआरटी माता की लाइन है कि बॉडी में सेंसरी एंड मोटर सिग्नल की मेजर कोऑर्डिनेशन साइट क्या है, मैं कहूंगा थैलेमस। थैलेमस है। पूछेगा सर ये हाइपोथैलेमस क्या काम करता है। बेटा हाइपोथैलेमस के बहुत सारे काम है, ये बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। जैसे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का सेंटर, ओस्मोलैरिटी को रेगुलेट करने का सेंटर, हंगर एंड थ्रस्ट का सेंटर, इमोशनल एंड सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। किसके साथ मिलके, लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलके। सैटाइटी का सेंटर कि जब हमने खाना खाया हमारा पेट भर गया तो यही बताता है भाई अब थम जा, पेट भर गया है। नेक्स्ट, हार्मोनल सिक्रीशन, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और बायोलॉजिकल क्लॉक का काम भी करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। कौन, हाइपोथैलेमस करता है। बोला सर ठीक है। नेक्स्ट, अब फोर ब्रेन खत्म हुआ। फोर ब्रेन के बाद अगला आता है अपने पास मिड ब्रेन।
ध्यान रखना, ये जो मिड ब्रेन है इस डायग्राम में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस डायग्राम में, ये मेरे पास भाग जो दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग क्या है, ये मेरे पास है सेरेब्रम। ये मेरे पास कौन सा भाग है, सेरेब्रम। ये 3 नंबर जो दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ, ये मेरे पास है डायनसिफेलोन। मतलब ये दोनों क्या है, फोर ब्रेन है। यहां पे ये जो मेरे पास इतना सा भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग, ये पूरा का पूरा क्या है, ये मेरे पास है हाइंड ब्रेन। तो हमने बोला मिड ब्रेन किसके बीच में प्रेजेंट है, हमने बोला ये डायनसिफेलोन एंड पोन्स के बीच में प्रेजेंट है। और डायनसिफेलोन के कितने भाग थे, 2 भाग, दैट इज ये थैलेमस और मैं कहूं हाइपोथैलेमस, एंड पोन्स के बीच में पाए जाने वाले भाग को क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। मतलब यही तो पूरा का पूरा पार्ट था जो अपने पास क्या है, यही तो पूरे का पूरा पार्ट था जो अपने पास क्या है, यही तो अपने पास है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, यही तो पूरा का पूरा पार्ट मिड ब्रेन है। बोला हाँ, यही पूरा का पूरा पार्ट मिड ब्रेन है। अब मिड ब्रेन की ये वाली साइड कौन सी साइड है, बड़े ध्यान से देखना, मिड ब्रेन की ये वाली साइड कौन सी साइड है, आप कहोगे डोर्सल साइड, पीछे वाली साइड। ये वाली साइड कौन सी है, वेंट्रल साइड, दैट इज आगे वाली साइड। हमने क्या देखा कि इस मिड ब्रेन की डोर्सल साइड पर दो अपने पास मासेस प्रेजेंट है, 2 राउंडेड मासेस प्रेजेंट है, जिनको बोल दो पेयर प्रेजेंट है। मतलब टोटल कितने प्रेजेंट है, 4। 2 तो ऊपर की साइड प्रेजेंट है जिनको बोल दिया सुपीरियर कोलिकुलाई, और 2 ही नीचे की साइड प्रेजेंट है जिनको बोल दिया इंफीरियर कोलिकुलाई। तो जब भी बोले कि बताओ मिड ब्रेन की डोर्सल साइड पर कितने राउंडेड मासेस प्रेजेंट है, आप कहोगे 4। 2 रेड वाले ऊपर जिन्हें बोल दिया 2 सुपीरियर कोलिकुलाई, 2 व्हाइट वाले नीचे जिन्हें बोल दिया इंफीरियर कोलिकुलाई। तो टोटल मिला के कितने हुए, 4। और इन चारों को मिला के हमने क्या बोल दिया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब सवाल पूछेगा, सर आप बताओ ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है इसमें टोटल कितने राउंडेड मास है, हमने कहा 4। कौन सी सरफेस पे है, हमने कहा डोर्सल पे। बोला ऊपर वाले क्या काम करते हैं, हमने बोला ऊपर वाले रिलेटेड टू विजन। ये तो विजन रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, नीचे वाले क्या काम करते हैं, हमने बोला रिलेटेड टू हियरिंग। मतलब ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड है। चले भैया, हमने क्या देखा, इस मिड ब्रेन की वेंट्रल साइड पर हमने वन पेयर माइलिनेटेड नर्व फाइबर देखे जिन्हें बोलते हैं सेरेब्रल पेडेंकल, या इन्हें ही बोलते हैं क्रूरा सेरेब्राई, या इन्हें ही बोलते हैं क्रूरा सेरेब्राई। वो पूछेगा ये क्रूरा सेरेब्राई कौन सी सरफेस पे, सेरेब्रल पेडिंकल कौन सी सरफेस पे, आप कहोगे वेंट्रल सरफेस पे। कितने हैं, हमने बोला जी ये तो 1 पेयर है। पूछेगा क्या काम करते हैं, हमने बोला कनेक्ट सेरेब्रम टू सेरिबेलम। ये सेरिब्रम को सेरिबेलम से कनेक्ट करने का काम करते हैं, ये सेरिब्रम को सेरिबेलम से कनेक्ट करने का काम करते हैं। बोला सर ठीक है। हमने एक चीज और देखी, बोला क्या, हमने ये देखा कि इस मिड ब्रेन के बीच में ये एक कैनाल है, ये एक ट्यूबुलर पार्ट है, ये कैनाल है, इसे बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्विडक्ट। सवाल ये था कि सर ये सेरेब्रल एक्विडक्ट क्या काम करती है। बेटा ये मेरे पास है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये क्या काम करती है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को 3rd वेंट्रिकल से 4th वेंट्रिकल में लेके जाने का काम करती है। कौन, सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो इसका क्या काम है, हमने बोला इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ CSF, ट्रांसपोर्ट ऑफ CSF। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को 3rd वेंट्रिकल से कहां लेके आती है, 4th वेंट्रिकल में। यही कहानी किसकी है, मिड ब्रेन की है, मिड ब्रेन की है। नेक्स्ट, अंतिम मेरे पास आता है, वो आता है हाइंड ब्रेन। बच्चे हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है, एक पार्ट को बोलते हैं पोन्स, एक पार्ट को बोलते हैं सेरिबेलम, और एक पार्ट को अपन बोलते हैं मेडुला ओब्लंगेटा।
हम वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा पोन्स में न्यूरॉन का नेटवर्क होता है। पोन्स में क्या होता है? न्यूरॉन का नेटवर्क। ये देखिए व्हाइट वाली कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल न्यूरॉन। ये ब्लू वाली कैसी है? ट्रांसवर्स न्यूरॉन। अब सवाल था सर ये लॉन्गिट्यूडनल न्यूरॉन क्या काम करती है? बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये लॉन्गिट्यूडनल न्यूरॉन कनेक्ट करती है, कनेक्ट्स किसको? सेरेब्रम टू मेडुला ओब्लंगेटा। ये सेरेब्रम को मेडुला ओब्लंगेटा से कनेक्ट करने का काम करती है कौन? ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व। जब भी पूछेगा सर ये ब्लू कलर वाली ट्रांसवर्स न्यूरॉन क्या काम करती है? बेटा ये ट्रांसवर्स न्यूरॉन देखो ये कहां से निकली? पोन्स से। किधर जा रही है? सेरिबेलम की तरफ। तो ये क्या काम करती है? हमने बोला कनेक्ट्स पोन्स टू सेरिबेलम। पोन्स को सेरिबेलम से कनेक्ट करने का काम करती है। बस इतनी सी बात एनसीईआरटी ने दी। अगला पार्ट कौन सा है? अगला पार्ट मेरे पास है वो है सेरिबेलम। याद करना हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट। हमने बोला जब भी कोई पूछे हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो आप कहोगे हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरिबेलम है। इस सेरिबेलम भी कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है, मतलब इसमें भी गायराई एंड सल्काई प्रेजेंट है। लेकिन याद रखना गायराई एंड सल्काई की संख्या सेरिब्रम में ज्यादा होती है सेरिबेलम से। सवाल था सर गायराई सल्काई क्या काम करेंगे? सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, न्यूरॉन्स को एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करेंगे। पूछेगा गुरुजी ये सेरिबेलम क्या काम करता है? बेटा ये बॉडी की बैलेंसिंग से रिलेटेड है, बॉडी की बैलेंसिंग से रिलेटेड है। मतलब हमारे कान से सिग्नल जो है वो कहां आते हैं? वो सेरिबेलम में आते हैं। तब जाके ये स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी को क्या करता है? रेगुलेट। और तब जाके हमारी बॉडी क्या होती है? बैलेंस होती है। बोला सर ठीक है। ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का अंतिम पार्ट क्या है? मेडुला ओब्लंगेटा। ये बिल्कुल पीछे यहां पे है। यही वो पार्ट है जो कि स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। यही वो पार्ट है जो किससे जुड़ा होता है? स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। और ये मेडुला ओब्लंगेटा हमारी बॉडी की इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। कौन सी एक्टिविटीज को मेरे दोस्त? इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को। जैसे हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला कार्डियक सेंटर किसमें है? मेडुला ओब्लंगेटा में। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला रेस्पिरेटरी सेंटर किसमें पड़ा था? मेडुला ओब्लंगेटा में। गैस्ट्रिक सिक्रीशन, एलिमेंट्री कैनाल में जूसेस के सिक्रेशन करने को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लंगेटा। वोमिट जो है, हम जो उल्टी करते हैं, उस वोमिट का सेंटर कहां पे प्रेजेंट है? मेडुला ओब्लंगेटा। तो इन सारी की सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लंगेटा। अब एनसीईआरटी माता ने इस चैप्टर की अंतिम बहुत प्यारी बात दे रखी है। क्या बात दी? एनसीईआरटी माता ने बात करी, वो बात करी ब्रेन स्टेम के बारे में। बेटा ब्रेन स्टेम में 3 चीजों को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? हमने बोला इसने शामिल किया गया है। वो किसको किया गया है? हमने बोला मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला ओब्लंगेटा। मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला ओब्लंगेटा, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ब्रेन स्टेम बोलते हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान रखना मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं, लेकिन हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम वाला पार्ट ब्रेन स्टेम के बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये बात आपको पक्का याद रखनी है। चले जी, तो यहां पे जाके हमारी न्यू वाली एनसीईआरटी, जो लेटेस्ट एडिशन ऑफ एनसीईआरटी ने जितनी बात डील की है, वो सारी की सारी बात हमने कवर कर ली है, उसका कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। और यहीं पे जाके आज का ये जो बवंडर लेक्चर है ये होता है खत्म। तुम बिल्कुल शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहना, किसी भी कीमत पे डरना मत, घबराना मत। हौसले नहीं टूटने चाहिए। याद रखना टूटने लगे हौसला तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो-ताज नहीं मिलते। अरे अंधेरे में भी ढूंढ लेते अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो मेरे जुगनुओं, तुम्हें किसी भी प्रकार की रोशनी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ताबड़तोड़ पढ़ाई करो और अपनी किस्मत
खुद लिखो, अपने मेडिकल कॉलेज तक का रास्ता तुम्हें तय करना है। पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे टीचर्स एंड तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोनों बाजू रेडी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। दिल लगा के, जान लगा के पढ़ाई करनी है। हम मिलेंगे अगले ताबड़तोड़ लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।